हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशु, योर न्यू सोशियोलॉजी एजुकेटर। एंड आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सोशियोलॉजी के 2022 में जो एग्जाम हुआ था, हमारा पहला सीवीटी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे। वैसे यहाँ पे तो आपको 26 से दिख रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पर 25 क्वेश्चंस जीएस टाइप के आते थे। तो 26 से लेके 100 तक, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चंस का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एंड किस किस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जल्दी से पहले समझ लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स एंड इज स्टडीड इन। अगर आपने मेरी सोशियोलॉजी की सबसे पहली क्लास देखी होगी ना, पेड क्लास की, तो मैंने आपको बताया है कि कहाँ, जैसे कि मैन बायोलॉजिकल होता है, तो जब मैन के बारे में स्टडी करी जाती है ना, या एक छोटे कुनबे के बारे में स्टडी करी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो समझ गए आप। इसका क्या आंसर हुआ? इसका आंसर हुआ एंथ्रोपोलॉजी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एंथ्रोपोलॉजी इज फंडामेंटली द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी एनकम्पासिंग द origin, evolution and cultural development of human beings and their works. While sociology focuses on society and social structure, anthropology uniquely bridges the biological and cultural aspects of human. यही चीज मैंने हिंदी में भी लिख दी है। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको नोट्स बनाने हैं पॉइंटर्स में ना, तो आप ये मेमोरी ट्रिक यूज कर सकते हैं कि एंथ्रोपोस का मीनिंग होता है ह्यूमन एंड एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ अ मैन। तो होपफुली पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। खैर, दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीयूईटी पीजी 2027 की स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हेल्पलाइन ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड है DIV07। ये कोड यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। खैर, ये तो होता ही रहेगा, कोर्स तो आप ले ही लेंगे अगर आप सीरियस होंगे अपनी तैयारी को लेके सीयूईटी पीजी की। तो जल्दी से समझ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? The social process through which children develop an awareness of social norms and values and achieve distinct सेंस ऑफ सेल्फ इज नोन एज। इसका बहुत इजी सा आंसर है, सबको पता है कि सोशलाइजेशन के थ्रू ना इंसान का डेवलपमेंट होता है। और सोशलाइजेशन जो होता है वो फॉर्मल एजुकेशन से भी हो जाता है एंड इनफॉर्मल एजुकेशन से भी हो जाता है, और स्कूल की एजुकेशन, यानी कि इन तीनों से ही हमारा सोशलाइजेशन हो जाता है। तो सोशलाइजेशन जो है हमारा मेन आंसर हुआ। इस तरीके से हमें समझना है ना, थोड़े वाइड में लेकर के क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं ना, उस नजरिए से हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा एंड उसी नजरिए से हमें आंसर देना पड़ेगा, है ना। यही लिखा है सोशलाइजेशन, एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे दिया है। क्या है एक्सप्लेनेशन? सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरलाइजेज the values, beliefs and norms of their culture, developing their sense of self. It goes beyond formal education, encompassing family, peers and media. यही मैंने हिंदी में लिख दिया है। समाजीकरण वह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्य, मान्यताओं और मानदंडों को सीखते हैं और आत्मसात करते हैं, जिससे उनके स्वयं का विकास होता है। यह औपचारिक शिक्षा से परे है, जिसमें परिवार, साथी और मीडिया शामिल है। यानी कि किसी से भी हमारा सोशलाइजेशन हो सकता है। इवन जो मास मीडिया है ना, जो मीडिया चैनल्स है, न्यूज़ है, बुक्स जो हम पढ़ते हैं, इवन मूवी जो हम देखते हैं, सीरीज जो हम देखते हैं, सबसे हमारा सोशलाइजेशन होता है। यानी कि मैन के सराउंडिंग में जो जो चीज़ें उसको सिखा रही है ना, वो उसको एक तरह से सोशलाइज ही कर रही हैं, है ना। तो इसी को सोशलाइजेशन बोलते हैं। खैर, आप मेरी को ये पीडीएफ में ना, इस कंटेंट में जो मैं लेकर के आया ना, यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन मिलेगा, देन आपको आंसर मिलेगा, आंसर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, देन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ना सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए टिप भी मिल जाएगी कि क्या ट्रिक यूज करके आप इस आंसर को मेमोराइज कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोसाइटीज नॉर्म्स इज इक्वल्स टू सोशलाइजेशन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सोशलाइजेशन किसे कहते हैं, ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी सोशल ऑनर ऑफ प्रेस्टीज अकॉर्डेड टू अ पर्सन और पर्टिकुलर ग्रुप बाय अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज नोन एज। यानी कि समाज के अन्य सदस्यों द्वारा किसी व्यक्ति या विशिष्ट समुदाय को प्रदान की जाने वाली सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा को क्या कहते हैं। यानी कि जब इंसान को जब समाज में सम्मान मिलता है ना, यानी कि उसको इज्जत मिलती है, तो उसका स्टेटस ऊपर हो जाता है, स्टेटस थोड़ा ऊंचा हो जाता है। तो ये किससे एसोसिएटेड है? ये हमारे स्टेटस से एसोसिएटेड है। स्टेटस सेट से नहीं रहेगा, ना हमारे पैटर्न ऑफ बिहेवियर से रहेगा, ना स्टिग्मा। स्टिग्मा तो एक नेगेटिव चीज होती है, तो नेगेटिव चीज से तो वैसे भी एसोसिएटेड नहीं रहेगा।
है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। इन सोशियोलॉजी स्टेटस रिफर्स टू द रिलेटिव सोशल प्रोफेशनल और अदर स्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग। मैक्स वेबर emphasized social honor and prestige as key components of social status, distinguishing it from economic class। इकोनॉमिक क्लास से अलग देखते हैं मैक्स वेबर। अगर आपने मेरा पिछले कल यस्टरडे वाला अगर मेरा लेक्चर देखा होगा ना पेड क्लास में तो मैंने उसमें अच्छे से बताया कि सोशियोलॉजी में मैक्स वेबर जो है किस तरीके से स्टेटस को, इकोनॉमी को और पार्टी को और अथॉरिटी को अलग अलग करके बताते हैं है ना। यही मैंने हिंदी में लिख दिया, हिंदी वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं। स्टेटस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा कहते हैं। प्रतिष्ठा जो है ना आपका कीवर्ड हो जाएगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। एग्जाम टिप क्या है? मैक्स वेबर लिंक्ड क्लास विद वेल्थ एंड स्टेटस विद प्रेस्टीज एंड ऑनर। समझ गए आप? मैक्स वेबर ने किससे इसको लिंक करा है? ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। अगर आपने मेरे जो थिंकर्स है ना, थिंकर्स अगर आपने अच्छे से करे हैं तो इसका आंसर आपको आंख बंद करते ही आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सरफेस लेवल के क्वेश्चंस है। इसमें ना थिंकर्स में आपको एकदम सिर्फ टॉपिक्स आपको समझना पड़ेगा कि किस थिंकर ने क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो अगर मैं जीएच मीड की बात करूं तो उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया है। सीएच कूले ने कुछ अलग कॉन्सेप्ट दिया है। कार्ल मार्क्स सिर्फ कॉन्फ्लिक्टेरियन पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं, वो कभी भी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, साइको एनालिसिस के बारे में बात नहीं करते हैं, इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात नहीं करते हैं। सीएच कूले हमारे जो है वो ट्रायड वो सोशल ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, सोशल ग्रुप्स को सीएच कूले बात करते हैं। लेकिन जो हमारे सिगमंड फ्रूड है ना वो साइको एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। ये एकदम सरफेस लेवल के टॉपिक्स हैं जो आपको एकदम से याद आ जाने चाहिए पढ़ते ही समझते ही। क्या कहते हैं सिगमंड फ्रूड? इज द यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, अ क्लिनिकल मेथड फॉर ट्रीटिंग psychopathology through dialogue between patient and psychoanalyst. He introduced concept the identity, ego and super ego, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना मैंने आने वाली क्लासेस में सिगमंड फ्रूड की डिटेल में बताऊंगा। जब हम डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे ना उसमें हम जीएच मीड भी पढ़ेंगे, सिगमंड फ्रूड भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हर्बर्ट ब्लूमर को भी पढ़ेंगे, क्योंकि उनका भी जो है ना उनको भी उन्होंने वर्ड कॉइन किया था। फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कौन बोले जाते हैं? जीएच मीड। लेकिन जिन्होंने वर्ड कॉइन किया था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का वो है हमारे हर्बर्ट ब्लूमर। और हर्बर्ट ब्लूमर कौन हुआ करते थे? वो हुआ करते थे हमारे जीएच मीड के स्टूडेंट, है ना। तो समझ में आ गया होगा। साइको एनालिसिस को आप सीधे सीधे एसोसिएट कर लीजिए सिगमंड फ्रूड से। और क्या थ्योरी दी थी इन्होंने? आइडेंटिटी, ईगो एंड सुपर ईगो की। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताना है कि ये बात किसने कही थी? Who said that self is a social self which requires a sociological perspective? We are to understand self emerges from development। अब मुझे इसमें से बताइए कौन कौन से थिंकर ने ये बात बोली है। खैर थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ना इसी लेवल के क्वेश्चन जो है ना आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगे। सिगमंड फ्रीड के मैंने साइको एनालिसिस का आपको आंसर बता दिया। जीएच मीड का भी मैंने आपको बता दिया, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के बारे में कैसे बताते हैं वो। जनरलाइज्ड अदर, सिग्निफिकेंट अदर्स का भी कॉन्सेप्ट देते हैं, वो भी डिटेल में समझेंगे। जीन पियाजेट ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताई थी, कैसे कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इंसान की होती हैं। और लेव व्यक्तोस्की को भी हम जो है इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ के डेवलपमेंट से समझ सकते हैं। लेकिन इसमें करेक्ट आंसर क्या है? किस थिंकर ने ये बात अगर बोली थी? अगर आपको पता होगा तो ये जो थिंकर थे हमारे जीएच मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, क्योंकि वो हमेशा सोशियोलॉजिकल यानी कि हमेशा वो बच्चे को उन्होंने दिए थे ना कॉन्सेप्ट दिए थे, जैसे कि प्ले स्टेज होता है, गेम स्टेज होता है, उसके बाद किस तरीके से हम जनरलाइज्ड अदर से कुछ चीज़ें सीखते हैं, फिर हम सिग्निफिकेंट अदर से कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो वहीं पे हमें जीएच मीड ने भी बताया है, क्या बताया है इन्होंने फाउंडेशन रखी थी। जब हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ते हैं ना तो उसमें सबसे पहले थिंकर हमारे जीएच मीड आ जाते हैं, उसके बाद हर्बर्ट ब्लूमर, देन क्लिफोर्ड गिट्स, देन उसके बाद बहुत सारे थिंकर्स आते जाते हैं, जैसे एल्फ्रेड शुट्स आ जाता है, फिर एथनोमेथोडोलॉजी वाले हारोल्ड गारफिंकल आते जाते हैं। तो क्या बोलते हैं? जॉर्ज हर्बर्ट मीड इज फाउंडेशनल फिगर इन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ही आर्ग्यूड दैट सेल्फ इज नॉट इनटेट बट इमर्ज आउट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। यानी कि सेल्फ जो है ना हमारा सोशल इंटरेक्शन से इमर्ज होता है। आई तो हम बचपन से रहते हैं, लेकिन जैसे ही आई से मी बनता है ना इंसान, तो वहीं पे उसका सोशल डेवलपमेंट हो जाता है ना। अकॉर्डिंग टू मीड वी डेवलप्ड सेल्फ बाय लर्निंग टू टेक द रोल ऑफ अदर्स। यानी कि वही जो मैंने सिग्निफिकेंट अदर एंड जनरलाइज्ड अदर के बारे में बताया ना, वही अदर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लिखा है। हिंदी वालों के लिए क्या है? हिंदी वालों के लिए कीवर्ड है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद।
के संस्थापक व्यक्ति कौन है? हमारे जीएच मीड है। उन्होंने तर्क दिया कि आत्म यानी कि सेल्फ जन्मजात नहीं है, बल्कि सामाजिक अंतक्रियाओं से उभरता है। जो जन्मजात होता है वो आई होता है, आई जन्मजात होता है, लेकिन जो सेल्फ है ना, जो मी है, वो हमारे उससे डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है? क्या बताया था मैंने? सोशलाइजेशन से। और सोशलाइजेशन कैसे होता है? वो होता है मीड के अनुसार हम दूसरे की भूमिका लेना सीखकर आत्म का विकास करते हैं। ठीक है। जीएच मीड की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, वो है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? बहुत ही कम कर रहे हैं यार, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है, तो थोड़ी अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, और जो क्वेश्चन इजी हैं उन्हें जल्दी जल्दी से हमें सॉल्व करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर इन सोसाइटी? यानी कि सोसाइटी के अंदर ऑर्डर की बात कौन करता है? कि जो कुछ भी हो रहा है सोसाइटी के अंदर सिर्फ ऑर्डर की वजह से हो रहा है। किसके बारे में बात कर रही थी? फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म कहता है कि सोसाइटी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है, जहां कहीं भी कैसा भी कुछ हो रहा है ना, सोसाइटी के भले के लिए हो रहा है। भले ही अगर सोसाइटी के अंदर क्राइम भी हो रहा है ना, तो वो भी एक तरीके से सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है। हमारे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले लोग ये मानते हैं सोशोलॉजी के अंदर कि अगर क्राइम की जरूरत नहीं होती ना सोसाइटी के अंदर, तो क्राइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर सोसाइटी के अंदर इकोनॉमी की जरूरत नहीं होती ना, तो इकोनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं होती ना, तो पॉलिटिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यही हमारे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, भले ही वो पॉजिटिव हो, भले ही वो नेगेटिव हो, लेकिन वो हो रहा है सोसाइटी के भलाई के लिए ही। और क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहा है, उसका ऑर्डर बना करके रख रहा है। समझ में आया आपको? है ना? तो फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म व्यू सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम whose parts work together to promote solidarity and stability. Solidarity आती है, stability आती है। Thinkers like Durkheim and Parsons focused heavily on social order and how institutions maintain equilibrium. Equilibrium किसे कहते हैं? Equilibrium एक वो स्टेज होती है जहां पे सारी चीजें समतल होती हैं ना, बहुत बड़े बड़े जब चेंजेस नहीं आ रहे होते, जब सारी चीजें एक तरह से एक स्तर पे रहती हैं ना, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं ना, कुछ हो रहा है ना, किसी तरीके की दिक्कत परेशानी आ रही है, तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज होता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं ना, आप एक गिलास में पानी लीजिएगा, वो गिलास को आप टेबल पे रख दीजिए, टेबल पे जब तक वो पानी है वो इक्विलिब्रियम पे, जैसे ही आप उसको गिलास को उठाएंगे ना तो पानी हिलेगा, तो वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेज से बाहर आ गया। तो इक्विलिब्रियम एक तरह से स्थिरता को कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? हिंदी वालों के लिए कीवर्ड्स क्या है? इनके लिए कीवर्ड्स है प्रकार्यवाद या संरचनात्मक प्रकार्यवाद समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है, जिसका हिस्से एकजुटता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करते हैं। दरखाइम और पार्सन जैसे विचारकों ने सामाजिक व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने पर भारी ध्यान केंद्रित किया है। क्या बोलते हैं? एग्जाम के टिप किया है कि टिप यह है कि ऑर्डर और स्टेबिलिटी भैया किससे आती है? फंक्शनलिज्म से आती है। और इनइक्वालिटी एंड चेंज किसकी वजह से आता है? इनइक्वालिटी एंड चेंज के बारे में हमेशा कौन बात करता है कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है सब नेगेटिव हो रहा है? कौन कहता है? वो कहते हैं हमारे कॉन्फ्लिक्टेरियन थ्योरिस्ट। अब कॉन्फ्लिक्टेरियन थ्योरिस्ट में कौन कौन है? जल्दी से नाम बताओ। सबसे पहले तो हमारे कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स के अलावा और कौन है? उसके बाद बहुत सारे भी थिंकर्स आ जाते हैं जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे कि पियरे बोर्दियू भी खुद को मार्क्सिस्ट मानते हैं। और कौन कौन है? और हैं हमारे बहुत सारे थिंकर्स आ जाते हैं, जैसे एक थिंकर है ना जिन्होंने ISA का कॉन्सेप्ट दिया था, क्या नाम था उनका? अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको याद आ रहा है ना तो कमेंट्स में जरूर से उनका नाम लिख करके मुझे बताइएगा। ठीक है, समझ में आ गया फंक्शनलिज्म क्या होता है? अब समझ लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अरे यार ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट वाज पास्ड इन। ये जो क्वेश्चन है ना, यही फोकस करते हैं, यही ना आपकी रैंक को या तो ऊपर लेकर के जाते हैं या नीचे लेकर के जाते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी याद नहीं करते। अगर क्रोनोलॉजी भी याद नहीं करते तो फिर क्या याद करने की कोशिश भी नहीं करते, वो ईयर भी याद नहीं करने की कोशिश करते हैं ना। तो प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? यानी कि किस वर्ष में पारित किया गया था? ये पारित किया गया था हमारे 1994 में। अभी ये क्वेश्चन पता है कहाँ पूछा गया था? ये क्वेश्चन आया था हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी, MPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। ये सीधा क्वेश्चन इसी तरीके का आया था। एंड ये क्वेश्चन बताओ CUET PG के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो खैर आप सोच सकते हो कि अभी जो है NTA मतलब किस लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है, किस तरीके का क्वेश्चन बना रहा है ना? क्या बता रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक यानी कि PCPNDT, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में ना।
इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म भी अच्छे से याद रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ईयर तो याद कर लिया और आपने टॉपिक भी याद कर लिया, लेकिन उसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता आपको। अगर फुल फॉर्म पूछ ली फिर तो आप फंस गए, वहीं पे आपके 5 नंबर गए, खत्म। कब पास हुआ था? 1994 में। और इनेक्ट कब हुआ था? 1996 में। क्यों इनेक्ट हुआ था? क्योंकि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था ना, इसका गलत व्यवहार, इसका गलत फायदा उठा रहे थे। पहले ही पता लगा ले रहे थे कि उनके पेट में क्या है, लड़की है लड़का है, एंड अगर लड़की होती थी तो भ्रूण हत्या करवा लेते थे। इस वजह से ना इसको बाद में आगे जाकर के रोकना पड़ा था, है ना। टू स्टॉप फीमेल फीटिसाइड एंड अरेस्ट द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया बाय बैनिंग सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। आज की डेट तक, तब से लेके आज की डेट तक ना सेक्स डिटर्मिनेटिंग टेस्ट जो है इंडिया में इलीगल है, कहीं भी नहीं हो सकता। अगर कहीं भी होता है तो इसका मतलब वो लोग इलीगली ऑपरेट कर रहे हैं, इलीगली ये काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और कब आया था ये? 1994 में। और अमेंड कब हुआ इसका? 2003 में, है ना। तो खैर इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा कि अमेंडमेंट कब हुआ, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि कब आया था, किस साल में ये आया था। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब बहुत इजी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दरखाइम एक्सेसिव रेगुलेशन में रिजल्ट इन, मैंने क्या बताया था दरखाइम के बारे में? मैंने क्या बताया था? दरखाइम ने जो 4 सुसाइड बताई थी उसमें वो क्या बोलते हैं कि जब कंट्रोल बहुत ज्यादा आ जाता है किसी इंसान के ऊपर या किसी सोसाइटी में, बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है, तो वहां पे किस तरीके के लोग सुसाइड करते हैं? वहां करते हैं हमारे फेटलिस्टिक वाली सुसाइड। एनोमिक कब करते हैं? जब कंट्रोल हट जाता है, एकदम पोलर अपोजिट है फेटलिस्टिक का। अल्ट्यूरिस्टिक कब करते हैं? जब इंटीग्रेशन बहुत बढ़ जाता है, एक इंसान किसी से बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाता है और फिर उसके लिए अपनी जान दे देता है प्यार प्रूव करने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा इंटीग्रेट है उससे, इसीलिए सुसाइड करा वो, तो वो है हमारा अल्ट्यूरिस्टिक। और ईगोइस्टिक कब है होता है? ईगोइस्टिक तब होता है जब इंसान का सोसाइटी से कनेक्शन हट जाता है, उसको लगता है कि वो किसी काम का नहीं रहा, सोसाइटी में किसी काम का नहीं रहा, और उसको जो है कोई भाव नहीं देता, और उसको लगता है कि वो इस समाज में किसी काम का नहीं है, एकदम बेकार इंसान है। इसीलिए वो जब समाज से दूर हो जाता है तो ईगोइस्टिक सुसाइड कर लेता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा फेटलिस्टिक। तो ठीक है, जब आप देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना एमसीक्यू वाले, तो उसमें सिर्फ आपको टिक का नहीं लगाना अच्छा आंसर। जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे या यूनिट टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है ना, देखिए जब मॉक टेस्ट एनालाइज करेंगे, पीवाईक्यूज एनालाइज करेंगे, कुछ भी कोई सा भी क्वेश्चन जब आप एनालाइज करेंगे ना, ये बात प्लीज ध्यान से गांठ बांध लीजिए, क्या कि जब भी ऐसे ऑप्शंस हम देखें ना, तो हमें सारे ऑप्शंस को रिवीजन करना चाहिए कि ईगोइस्टिक का क्या मतलब था, अल्ट्यूरिस्टिक का क्या मतलब था, एनोमिक का क्या मतलब था, फेटलिस्टिक का क्या मतलब था। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका रिवीजन भी होगा, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग भी होंगे, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो आपकी बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से चली रही है यार, है ना। तो समझ में आया आपको किस तरीके से एमसीक्यूज लगाने हैं। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि भाई दरखाइम ने जो है ये जो सुसाइड वाला कॉन्सेप्ट था कहाँ दिया था? इन्होंने ये 4 सुसाइड वाला कॉन्सेप्ट दिया था अपनी बुक सुसाइड में, जो कि इन्होंने लिखी थी 1897। ठीक है, और ये सारी मैंने उसमें लिखा हुआ है ना, यही लिखा है। देखो, एक्सेसिव रेगुलेशन हो गया तो फेटलिस्टिक, लैक ऑफ रेगुलेशन हो गया तो एनोमिक, दोनों पोलर अपोजिट है। इसी तरीके से अल्ट्यूरिस्टिक और क्या बोलते हैं पहली वाली कौन सी थी, ईगोइस्टिक, भी पोलर अपोजिट हैं एक दूसरे के, लेकिन होती किसकी वजह से? होती हैं दोनों की दोनों सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन की वजह से, और ये रेगुलेशन की वजह से, यानी कि सोशल कंट्रोल की वजह से। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लो, मैं पर्सनली आपसे बात करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, है ना। एन इकोनॉमिक बूम अकॉर्डिंग टू दरखाइम माइट रिजल्ट इन टाइप ऑफ सोसाइटी। मैंने क्या बताया था? सोसाइटी के अंदर अगर बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है, अब वो क्राइसिस किसी भी तरीके का हो सकता है, तो उस टाइम पे किस तरीके की सुसाइड करेगा आदमी? यानी कि जब सोशल कंट्रोल हट जाएगा तो वो करेगा हमारी एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड, ठीक है, सीधा सीधा सिंपल है। क्या क्या आंसर है? एनोमिक, है ना। एनोमिक सुसाइड अकर्स ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मैसिव सोशल चेंज, यानी कि बहुत बड़ा सोशल चेंज होगा। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें सुसाइड कब करता है इंसान? जब या तो कंट्रोल हट जाता है, या वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस प्रूव नहीं कर पाता, एक्वायर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका होता है सोसाइटी के अंदर, इस वजह से, है ना। यही लिखा है, सच एज इकोनॉमिक बूम और क्रैश। बूम आ गया, क्रैश आ गया, लेकिन वो अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पा रहा। गोल्स को क्यों नहीं पूरा कर पा रहा? क्योंकि एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ना डिसरप्ट हो गए सोसाइटल नॉर्म्स एंड मोरल रेगुलेशंस, जिसकी वजह से डिसओरिएंटेशन हो गया एंड हायर सुसाइड रेट्स हो गया, है ना। हिंदी वालों के लिए इसमें कीवर्ड क्या है? इसका कीवर्ड है अप्रतिमानित सुसाइड, आत्महत्या। बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन के समय होती है, जैसे कि आर्थिक तेजी या मंदी। दरखाइम ने तर्क दिया कि तेजी से आर्थिक विकास, सामाजिक मानदंडों और नैतिक विनियमों
को बाधित करता है, जिससे भटकाव और आत्महत्या की दर अधिक हो जाती है। ठीक है, तो वही इसमें ये वाला एग्जाम टिप आपको यूज करने की जरूरत नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन का भी एग्जाम टिप यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉम्ट क्या बोलते हैं भाई, और अगस्ट कॉम्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अगस्ट कॉम्ट ड्यूरिंग द स्टेज थॉट एंड एक्सप्लेनेशन डेवलप्ड बेस्ड ऑन द साइंस एंड एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट्स। मैंने आपको अच्छे से बताया था, थियोलॉजिकल स्टेज में सब भगवान के ऊपर मानते हैं, मेटाफिजिकल स्टेज में लोग भगवान को प्रूव करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अगस्ट कॉम्ट ने क्या बोला था, किस स्टेज में साइंस जो है पूरी तरीके से हावी हो जाएगी और साइंस गॉड को रिप्लेस कर देगी और सोसाइटी एक ग्रेट बीइंग बन जाएगी, वो होती है हमारी पॉजिटिव स्टेज। डायनेमिक स्टेज के बारे में तो कभी हमारे कॉम्ट भाई साहब ने बात ही नहीं करी, सिर्फ इन्हीं 3 स्टेज की बात करी थी, लेकिन इसमें भी साइंस का प्रभाव कब रहेगा, पॉजिटिव स्टेज में सबसे ज्यादा रहेगा साइंस का प्रभाव, है ना। तो यही लिखा है पॉजिटिव स्टेज, है ना। अब इनकी थ्योरी का क्या नाम था, इनकी थ्योरी का नाम था लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना, तो आपको क्वेश्चंस भी समझ आते रहेंगे, आपको आंसर्स भी समझ आते रहेंगे, अदर ऑप्शंस क्यों नहीं है वो भी समझ में आएंगे, और साथ ही साथ आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी होता रहेगा। रिवीजन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, अगस्ट कॉम्ट्स लॉ ऑफ 3 स्टेजेस डिस्क्राइब्स द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थॉट। थियोलॉजिकल में रिलीजन गॉड्स होगा, मेटाफिजिकल में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होंगे, यानी कि नेचर को गॉड मानने लगेंगे लोग, या गॉड को अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे कि सन का देवता कोई और है, किसी का देवता कोई और है, या नदी को ही माता मानने लगेंगे, पहाड़ों को देवता मानने लगेंगे, सूर्य को भगवान मानने लगेंगे, है ना। तो काफी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं मेटाफिजिकल में। या इंसान क्या करता है ना, गॉड को प्रूव करने की कोशिश करता है साइंस से ही गॉड को प्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो प्रूव नहीं कर पाता, फिर वो आता है पॉजिटिव स्टेज में और उसे पता चलता है कि साइंस से कुछ गॉड कुछ नहीं है, गॉड साइंस है, और साइंस जो है गॉड की जगह ले लेता है, सोसाइटी एक ग्रेट बीइंग बन जाती है। एंड फाइनली पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज विच रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एम्पेरिकल एविडेंस, है ना। हिंदी में अगस्ट कॉम्ट का 3 अवस्थाओं का नियम मानवीय सोच के विकास का वर्णन करता है। धार्मिक, धर्म देवता, तात्विक, अमूर्त अवधारणाएं और अत्यंत सकारात्मक या वैज्ञानिक अवस्था जो अवलोकन, प्रयोग और अनुभवजन साक्ष्य पर निर्भर करती है ना। पॉजिटिव से आप किससे रिलेट कर सकते हैं, पॉजिटिव को आप रिलेट कर सकते हैं साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल एम्पायरिसिज्म से, कॉम्ट की फाइनल स्टेज से। अब आप पूछेंगे सर पॉजिटिविज्म क्या होता है। देखिए पॉजिटिव या पॉजिटिविज्म, इसको बस ये समझ लीजिए ये साइंस से एसोसिएटेड है। कहीं भी पॉजिटिविज्म आ गया तो आप उसका मतलब समझिए 100% ऑब्जेक्टिविटी। 100% ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है हमारा साइंस और पॉजिटिविज्म, है ना। अरे यार इतना हलवा क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे तो मुझे लगता है हर बच्चे के 300 में से 300 क्वेश्चन आ जाएंगे। स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जैसे जब मैं मेन थिंकर्स कराता हूँ ना, फाउंडिंग थिंकर्स कराता हूँ, वहीं पे करा देता हूँ कि भैया ये जो बुक है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, किसकी बुक है, ये किसकी बुक है, सबको पता है बहुत अच्छे से, ये है हमारी मैक्स वेबर की। हर्बर्ट स्पेंसर तो ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात करते हैं, दरखाइम डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात करते हैं, रिलीजन के बारे में बात करते हैं, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड के बारे में बात करते हैं। अगस्ट कॉम्ट की तो सारी बुक्स थी, फ्रेंच लैंग्वेज में थी, कोर्स थी, पॉजिटिव फिलोसफी और बहुत सारी, लेकिन मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की थ्योरी दी थी, बुक लिखी थी। और इन्होंने क्या बताया था, प्रोटेस्टेंटिज्म कौन होते हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म वो लोग होते हैं जो चर्च से अलग हो जाते हैं। अब चर्च से अलग क्यों हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि चर्च उस टाइम पे करप्ट हो गया था। अब क्योंकि चर्च करप्ट हो गया था तो प्रोटेस्टेंट सोचते हैं कि चर्च में कुछ नहीं रखा, हमें अपना अलग धर्म बना लेना चाहिए। तो जो अलग धर्म बनाते हैं ना, उसका नाम रखते हैं वो प्रोटेस्टेंटिज्म। और प्रोटेस्टेंटिज्म को जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोटेस्टेंट्स। और फिर हमारे मैक्स वेबर बताते हैं कि ये प्रोटेस्टेंट्स लोग ही ना आगे चल के कैपिटलिज्म को जन्म देते हैं, रेशनलाइजेशन को जन्म देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जितने भी जो प्रोटेस्टेंट्स जो लोग होते हैं ना, एक तो बहुत ही समझदार होते हैं, हाईली एजुकेटेड भी होते हैं, और साथ ही इनके पास पैसा भी बहुत रहता है। क्योंकि बहुत सारा पैसा रहता है इसीलिए ये स्टार्टिंग कर देते हैं कैपिटलिज्म की। और क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं तो रैशनलाइजेशन की भी स्टार्टिंग हो जाती है। और हमारे मैक्स वेबर बताते हैं कि रैशनलाइजेशन की वजह से ही आगे चल के ब्यूरोक्रेसी आती है, और ब्यूरोक्रेसी में ही कैपिटलिज्म होता है, और कैपिटलिज्म के अंदर ही ब्यूरोक्रेसी समा जाती है, और फिर हमारा क्या चलता है, हमारी चल जाती है नौकरशाही वाली दुनिया, है ना। तो ये क्या बताया था, हमारे मैक्स वेबर ने बताया था। ठीक है, क्या बताया था, कौन सी बुक थी, स्पिरिट प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यही बताया इन्होंने कहाँ से आया था, है ना, वही लिखा है।
सारी चीजें मैंने वही लिख दी है, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में। मैक्स वेबर रोड द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में। इन हिज सेमिनल वर्क ही आर्ग्यूड दैट द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, स्पेसिफिकली कैल्विनिज्म, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द राइज ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न कैपिटलिज्म। बताया था ना मैंने मैक्स वेबर के लेक्चर में भी बताया था कि इसी की वजह से ना मॉडर्न वेस्टर्न कैपिटलिज्म का जन्म हुआ था, इसी की वजह से आगे बढ़ा था कैपिटलिज्म हमारा। ठीक है, हिंदी वालों के लिए देख लेते हैं भाई क्या बोल रहे हैं ये। मैक्स वेबर ने द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, हिंदी में भी ना इसी तरीके से ये बुक लिख करके आएगी, इसी वर्ड में। ठीक है, तो इसका कोई किसी बुक का कोई हिंदी में अनुवाद नहीं होगा, सिर्फ एज इट इज बस लिपि बदल जाएगी। अगर इंग्लिश वाली लिपि में ऐसे लिखा है तो हिंदी वाली लिपि में ऐसे ही लिखा जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन सेम का सेम ही रहेगा, अनुवाद नहीं होगा। तो ये वाले जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ये बात को समझ लें अच्छी तरीके से। ठीक है, इस मौलिक कार्य में उन्होंने तर्क दिया कि प्रोटेस्टेंटवाद विशेष रूप से कैल्विनीवाद के तपस्वी मूल्यों के आधुनिक पश्चिमी पूंजीवाद के विकास और उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इनको कैल्विनिज्म भी बोलते हैं, कैल्विनिज्म भी बोलते हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म को कैल्विनिज्म भी बोलते हैं। तो प्रोटेस्टेंटिज्म आ जाए, कैल्विनिज्म आ जाए, बात एक ही है, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, समझ में आया। और देख लेते हैं और क्या अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा आइडियाज से रिलेटेड। The ideas blended into the theory of social evolution are based on the key concept of natural selection, survival of the fittest, the inherent stability of all social system। यानी कि सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत में मिश्रित विचार और किस प्रमुख अवधारणा पर आधारित है। आइडियाज ब्लेंडेड इनटू द थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन आर बेस्ड ऑन द प्राकृतिक चयन, योग्यतम की उत्तरजीविता, सभी सामाजिक प्रणालियों की अंतर्निहित अस्थिरता। अगर आपने हर्बर्ट स्पेंसर वाला मेरा लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने क्या बताया था कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सी थ्योरी दी थी, ऑर्गेनिक एनालॉजी दी थी एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी थी। और हर्बर्ट स्पेंसर को ना हम इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि वो सोशोलॉजी को ना एक ऑर्गेनिज्म की नज़र से देखते हैं। आप क्योंकि वो सोशोलॉजी को ऑर्गेनिज्म की नज़र से देखते हैं, तो वो सोसाइटी को मानते हैं एक बॉडी, ऑर्गेनिक एनालॉजी, और सोसाइटी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, एजुकेशन, इकोनॉमी और हमारे रिलीजन वगैरह, सब चीज़ें जो है ना वो उसके पार्ट्स होते हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए हमारे हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग? इसका सिर्फ ए आंसर है। अब ए आंसर क्यों है, दूसरा आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरा आंसर जो है वो ए आंसर से मेल नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा है कि सोशल इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। सोशल इवोल्यूशन से कौन एसोसिएटेड है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब इनहेरेंट इनस्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिस्टम के बारे में क्या बात होती है? जब हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट की बात करते हैं, या हम जब स्ट्रक्चरेशन की बात करते हैं, या स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, या आर्च फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, जो कि हमारे टैलकेट पार्सन खुद को कहलाते हैं, खुद को मानते हैं कि मैं आर्च फंक्शनलिस्ट हूं। तो इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट ए, है ना। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस तरीके से सोशल डार्विनिज्म खुद को मानते हैं। कौन मानते हैं? हमारे हर्बर्ट स्पेंसर। एंड उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक एनालॉजी, किससे इंस्पायर होकर के दी थी? उन्होंने इंस्पायर होकर के दी थी हमारे चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी ना, उसी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को इन्होंने कट कॉपी पेस्ट कर दिया किसमें? सोसाइटी के ऊपर, एंड अपनी थ्योरी को जन्म दे दिया। तो यही चीज़ इसमें लिखी है ना। हिंदी वाले भी आराम से पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले भी आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है ना, कोई हाई फाई लैंग्वेज में नहीं लिखा है, एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा है। अगर किसी ने सोशियोलॉजी कभी नहीं भी पढ़ी है ना, तब भी वो इनको पढ़ के आराम से समझ सकता है कि हर्बर्ट स्पेंसर क्या कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप। और इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको कैसे ज्वाइन करना है? आपको बस स्कैन करना है। आप QR को स्कैन करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहता हूँ। मैं अलग अलग थिंकर से रिलेटेड अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट है, उनको मैं अपडेट करता रहता हूँ। और एक स्टोरी के वे में अपडेट करता हूँ। सिर्फ एक पेज होगा और इस पेज में एक थिंकर होगा, उसका फोटो होगा, और उससे रिलेटेड सारी बुक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखे रहते हैं। तो सिर्फ एक फ़ोटो देखकर ही आपका रिवीजन हो जाता है। इसीलिए ना ये QR कोड स्कैन करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर पाएंगे। और यूट्यूब वीडियो जो मेरी आती रहती है ना, उससे उसका जो टाइमली आपको अपडेट है ना, उससे आपको मिलता रहेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल से। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी हो, किसी चीज़ का डाउट हो, तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल है ही, वरना कमेंट सेक्शन खुला ही है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने में आलस आ रहा है तो कमेंट पे कमेंट करके मेरे से सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फॉर दरखाइम
Solidarity is the complex division of labor that underpins the industrial economies of modern societies where everyone is independent. मैंने क्या बताया था, ऐसी कौन सी सोसाइटी है जहां पे सब लोग एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं? कौन सी जमाने में सब लोग एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट रहते हैं? मैंने एक ऐप के बारे में एग्जांपल दे करके बताया था ना कि कैसे एक स्विगी वाला ऐप होता है, उस पर ऑर्डर कोई और प्लेस करता है, उस ऐप को बनाता कोई और है, फिर उस ऐप को जो है बनाने के बाद उस पर ऑर्डर कोई और लेके आता है, खाना रेस्टोरेंट में कोई और बनाता है, उस ऐप की मार्केटिंग कोई और करता है, डिलीवरी बॉय अलग डिलीवरी करता है। तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं काम को पूरा करने के लिए। अगर सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो मनी का फ्लो कस्टमर से कंपनी की तरफ, कंपनी से डिलीवरी बॉय की तरफ, डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट की तरफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब लोग जब इंटरडिपेंडेंट हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी आ जाती है। अब इन्होंने जो दरखाइम ने ना, देखो एलिमिनेट करो, ऐसी सॉलिडेरिटी कभी बात ही नहीं करी, इंडिविजुअल सॉलिडेरिटी, इंटीग्रेटेड सॉलिडेरिटी की कभी बात नहीं करी, सिर्फ इन दोनों की बात करी है। मैकेनिकल कहाँ होती है? गांव देहात में होती है, जहां पे सब लोग एक दूसरे सेम जैसा काम करते हैं और एक दूसरे के ऊपर कम डिपेंडेंट रहते हैं। मान लीजिए किसी गांव में आप गए, वहां पे कोई आपका वो मिलता है, भैंस चराने वाला मिलता है, तो क्या भैंस चराने वाले को किसी की ज़रूरत पड़ेगी कि वो उसका दूध काटे? नहीं, वो भैंस को चराने भी खुद लेके जाता है, उसको चारा भी खुद डालता है, उसकी धान भी खुद ही काटता है, और साथ ही साथ क्या करता है, उसका दूध भी खुद ही काट करके रखता है और फिर बेचने भी खुद ही जाता है ना। तो सारे काम पे खुद ही डिपेंडेंट है, उसको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। तो वो होता है हमारा मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में, है ना। समझ में आया आपको? यही सेम आंसर है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। कौन सी बुक में दिया था ये कॉन्सेप्ट? इन्होंने दिया था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। होमवर्क क्या है? इसका ईयर याद करना, ईयर लिख करके बताओ मुझे क्या बोलते हैं, किस ईयर में ये बुक जो है ये टॉपिक और ये बुक हमारे इमाइल दरखाइम साहब ने लिखी थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ऑर्गेनिक को किससे रिलेट कर सकते हैं? मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स। अब हमारे हर्बर्ट स्पेंसर भी कहते हैं ना कि जिस तरीके से जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती चली जाती है उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। तो हमारे ये भी बोलते हैं दरखाइम के ऑर्गेनिक जो सोसाइटी होती है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी होती है, वहाँ पे मॉडर्न हो जाते हैं लोग और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स हो जाती है सोसाइटी, इंटरडिपेंडेंट हो जाती है सबके ऊपर। मैकेनिकल ट्रेडिशनल सोसाइटी है, सिंपल है और सब लोग सिमिलर है, सिमिलर जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, इतनी डिटेल में यार आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहा हूँ एमसीक्यूज के साथ। मुझे नहीं लगता कोई डाउट आपके मन में रह भी रहा होगा। बाई चांस अगर रह जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन पे एक्टिव रहना है और उस कमेंट पे अपना क्वेश्चन लिखना है या मेरे से कनेक्ट कर लेना है, वहाँ पे मैं आपसे कनेक्ट कर ही लूँगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया मैच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा नहीं है कि आपने एक थिंकर देखा और सारे आंसर्स को मैच कर दिया, नहीं। आपको हर थिंकर की बुक को पता होना चाहिए, कौन से थिंकर ने कौन सी बुक लिखी है। देखो अभी हम कर चुके हैं, अभी ही करा है। इमाइल दरखाइम ने कौन सी लिखी थी? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इमाइल दरखाइम की डिवीजन ऑफ लेबर थी। जीएच मीड का अभी क्वेश्चन सॉल्व करा, पहले क्या बताया था मैंने? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक है। कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने बताया था, कार्ल मार्क्स जहां पे कम्युनिज्म दिख जाए भैया वहां कार्ल मार्क्स आ ही जाते हैं, है ना। तो कार्ल मार्क्स ने बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जब मैंने कार्ल मार्क्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था तो वहाँ पे मैं ये बुक लेकर के आया था। मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है हर बार। और मैक्स वेबर की इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जहाँ पे इन्होंने वो प्रोटेस्टेंट्स वाले के बारे में बात कराया था, किस तरीके से उनकी वजह से कैपिटलिज्म का जन्म हुआ, और वो थ्योरी को थोड़े एडवांस लेवल पे वाइड पर लेकर के गए थे वो, है ना। बताया था कि इकोनॉमी का सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब इसमें से ऑप्शन देख करके लगा दीजिए, जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से थिंकर की कौन कौन सी यहाँ पर बुक है ना। यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिख दी है। अब इसमें ज़्यादा ध्यान लगाने की, दिमाग लगाने की तो बात है ही नहीं, है ना। तो वही लिखा है कि यहाँ पे भी एलिमिनेट करके आपको आंसर्स करने हैं, बस एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को और आपके आंसर्स हो जाएंगे। द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज एज एडवोकेटेड बाय हर्बर्ट स्पेंसर ट्रेसेस द चेंजेस टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मैंने क्या बताया था? हर्बर्ट स्पेंसर को डिटेल में पढ़ाते हुए मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि हर्बर्ट स्पेंसर जिस टाइम से आते थे ना, जिस समाज से आते थे, उस टाइम पे जो मिलिट्री सोसाइटी हुआ करती थी, उस टाइम पे हाँ मिलिट्री सोसाइटी हुआ करती थी और बहुत खराब हुआ करती थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलिज्म आया ना, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, तो उसकी वजह से क्या हुआ? सोसाइटी के अंदर मार काट कम हो गई, लोग एक दूसरे के ऊपर कम हमला करने लगे, एक दूसरे की ज़मीन पे कम कब्जा करने लगे, क्योंकि सब इंडस्ट्रीज़ में बिजी हो गए, इंडस्ट्रीज़ में जाकर के नौकरी करने लगे। तो इसलिए जो हमारे ये है ना हर्बर्ट स्पेंसर, मिलिट्री सोसाइटी को बुरा मानते थे, कि बोलते थे कि इसी वजह से बहुत दुख झेलना पड़ता था लोगों को, और इसीलिए उन्होंने ट्रांजिशन बताया था कि कैसे हम मिलिट्री सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आगे चल के हमारे मार्क्स साहब आए, मार्क्स साहब ने बोला कि यार इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ तो गई, लेकिन इसकी वजह से कैपिटलिज्म आया, और उसकी वजह से देखो कितना ज़्यादा क्लास, दो क्लास बन गई हैं, बुर्जुआ और प्रोलिटेरियट। और प्रोलिटेरियट यानी कि जो वर्किंग क्लास है, उनको कितना ज़्यादा सताया जा रहा है।
है ना, कितना ज़्यादा सताया जा रहा है, कितना कितना ज़्यादा काम कराया जा रहा है, और उस काम की वजह से उनके साथ क्या हो जाता है, एलियनेशन हो जाता है। खैर ये चीज़ें तो मैं बताता ही रहूँगा। तो आपको ना अच्छे से ये चीज़ें कहाँ क्लियर होंगी, मेरे जो मैंने फाउंडिंग थिंकर्स वाली जो वीडियो को अपलोड करी थी यूट्यूब पे, वरना पेड ऐप पे तो मैं लेकर के आता रहता हूँ पूरा पूरा बैच, वहाँ पे अच्छे से डिटेल में हम इनको पढ़ते हैं, है ना। कौन सा था, कौन सी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, ये मिलिट्री सोसाइटी, है ना। इसी के बारे में इन्होंने हमेशा बात करी, कैपिटलिज्म के बारे में बात नहीं करी, एंशिएंट सोसाइटी के बारे में बात करी है, लेकिन उसको ट्रांजिशन नहीं बताया इन्होंने, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ट्रांजिशन बताया इन्होंने मिलिट्री सोसाइटी से। ठीक है, समझ में आ गया आपको। कोई मन में डाउट रह नहीं जाना चाहिए, कोई सवाल रह नहीं जाना चाहिए, जल्दी से समझ लेते क्या बोल रहे हैं ये। हर्बर्ट स्पेंसर क्लासिफाइड सोसाइटीज प्राइमरली इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर लेवल्स ऑफ सोशल रेगुलेशंस एंड कोऑपरेशन। मिलिटेंट और मिलिट्री सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, मिलिट्री सोसाइटीज आर characterized by compulsory cooperation and centralized power, whereas industrial societies are based on voluntary cooperation and individualism। समझ में आ गया आपको। यही चीज हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ लेते हैं भाई, क्या लिखा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों को मुख्य रूप से उनके सामाजिक विनिमय और सहयोग के स्तर पर आधार पर दो प्रकार में वर्गीकृत किया, उग्रवादी या सैन्य समाज और औद्योगिक समाज। सैन्य समाजों की विशेषता अनिवार्य सहयोगी और केंद्रित शक्ति है, जबकि औद्योगिक समाज एक समाज स्वैच्छिक सहयोग और व्यक्तिवाद पर आधारित है ना। तो इसलिए ये वो मांगते हैं, दुआ मांगते हैं और तारीफ करते हैं बहुत ही ज्यादा, किसकी, हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। ठीक है, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अभी तक, तो 41 तक ही पहुंचे हैं यार, हमें तो 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है, थोड़ी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी हम आगे पहुंच पाएंगे। स्पेंसर ने सोशल इवोल्यूशन को क्या बोला है, मिलिट्री सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो जाते हैं हम, और हमारे स्पेंसर साहब ने क्या बोला था साथ में, मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि सोसाइटी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती जाती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती जाती है, हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग भी और हमारे इमैनुएल डर्कheim के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो समझ गए आप क्या लिखा था यहाँ पे, क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। अब हमारे मीड कह रहे हैं, इन मीड्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट द सेल्फ द फर्स्ट स्टेज हैज बीन रिफर्ड टू। भैया ये आंसर आपको आंख बंद करके हो जाना चाहिए, अगर ये आंसर आपको आंख बंद करके नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे सरफेस लेवल क्वेश्चंस को आपको बस टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। इसमें तो आप क्वेश्चन को, इसमें आप एनालिसिस भी नहीं कर सकते। देखिए, नेसेंट स्टेज के बारे में कभी बात नहीं करते, बात करते हैं प्ले स्टेज की, गेम स्टेज की, प्राइमरी स्टेज की भी बात नहीं करते हैं, तो इसमें हमारा आंसर सिर्फ 2 में से ही होगा। लेकिन जो हमारी प्ले स्टेज है ना, जो सबसे पहली स्टेज, जब बच्चे की सबसे पहली स्टेज प्ले स्टेज होती है, फिर जब वो दूसरे के रोल को समझने लगता है, उनके अकॉर्डिंग बिहेव करने लग जाता है, वो हमारी गेम स्टेज आ जाती है। तो आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा प्ले स्टेज और गेम स्टेज का। ठीक है, समझ में आया। प्ले स्टेज में क्या बोलते हैं, जल्दी से इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड प्रपोज 3 स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, द प्रिपरेटरी स्टेज इमिटेशन, द प्ले स्टेज यानी कि टेकिंग द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट अदर, एंड गेम स्टेज टेकिंग द रोल ऑफ द जनरलाइज्ड अदर। सिग्निफिकेंट अदर एंड जनरलाइज्ड अदर बता दिया था मैंने आपको। सिंस प्रिपरेटरी इज एब्सेंट प्लेज द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्विंग एक्चुअल रोल टेकिंग। ठीक है, यही हिंदी में लिखा है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने आत्म के विकास के 3 चरणों का प्रस्ताव दिया। प्रारंभिक चरण नकल, प्ले चरण किसी विशिष्ट महत्वपूर्ण अन्य की भूमिका निभाना, और गेम चरण सामान्यकृत अन्य भूमिका निभाना। चूंकि विकल्पों में प्रारंभिक प्रिपरेटरी चरण अनुपस्थित है, प्ले पहला चरण है जिसमें व्यक्ति भूमिका ग्रहण करता है, रोल टेकिंग शामिल है। समझ में आ गया आपको क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, द प्रोसेस बाय विच एन आउटसाइडर, इमिग्रेंट और सबऑर्डिनेट ग्रुप becomes an indistinguishably integrated into the dominant host society is referred to as। इसके बारे में अगर हम एक थिंकर के पर्सपेक्टिव से देखें ना, कौन सा थिंकर है जिसने कल्चरल हेजेमोनी का थ्योरी दी थी, कौन थे वो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कौन थे। एंटोनियो ग्राम्सकाई। एंटोनियो ग्राम्सकाई ने कल्चरल हेजेमोनी के बारे में बात करी थी। लेकिन जो हमारा जो थोड़े हम वाइड स्कोप पे जब हम सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं ना, तो मैंने क्या बताया था कि जब सोसाइटी किस तरीके से, जब एक कल्चर जो एक बड़ी सोसाइटी, एक छोटी सोसाइटी जो है बड़ी सोसाइटी में पूरी तरीके से मिल जाती है, पूरी तरीके से, और अपनी आइडेंटिटी को खो देती है, पूरी तरीके से खो देती है, और पूरी तरीके से नई जो बड़ी सोसाइटी है उसकी आइडेंटिटी को अपना लेती है, तो उसको हम कहते हैं असिमिलेशन। यानी कि उसके अंदर वो असिमिलेट हो गई, दोनों में अब कोई भी डिफरेंस नहीं रहा। एकोमोडेशन कब होता है, जब 2 ग्रुप साथ में आकर के रहने लग जाते हैं। अब वो 2 ग्रुप जो है अलग अलग आइडियोलॉजी के हो सकते हैं, जैसे कि हमारे हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, दोनों की जो आइडियोलॉजी है अलग है लेकिन फिर भी साथ में रह रहे हैं, तो ये हो गया हमारा अकोमोडेशन। कंपटीशन कब होता है, जब एक रिसोर्सेज के लिए जो है, एक रिसोर्सेज के लिए
दो लोग या दो से ज़्यादा लोग कंपटीशन करते हैं तो उसको हम कंपटीशन वाला चरण बोलते हैं, है ना। तो इसको तो आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिस्टिंग्विशेबली जब मिल जाता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बाहरी अप्रवासी या अधीनस्थ समूह मेजबान समाज में अप्रभेद रूप से एकीकृत हो जाता है तो क्या कहते हैं, उससे कहते हैं भैया हम असिमिलेशन। ठीक है, असिमिलेशन कब होता है? is the social process through which a individual or minority group absorb the cultural traits of the dominant group, eventually becoming the indistinguishable from the host society. Accommodation is merely a temporary adjustment. Accommodation temporary होता है, लेकिन जो हमारा assimilation होता है permanent होता है. Maintain some distinct cultural identity, यानी कि accommodation में ना distinct cultural identity maintain करके रखते हैं दोनों ग्रुप्स, है ना। यही हिंदी में लिखा है। हिंदी वालों के लिए भैया assimilation का कीवर्ड क्या है? आत्मसातीकरण। वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या अल्पसंख्यक समूह प्रमुख समूह के सांस्कृतिक लक्षणों को अवशोषित कर लेते हैं और अतः मेजबान समाज को अप्रभेद घुल मिल जाना हो जाते हैं। समायोजन केवल एक अस्थायी समझौता है, जबकि एकीकरण के कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनी रहती है। ट्रिक क्या है भैया? एसिमिलेशन इज A+B, माइनॉरिटी कंप्लीटली मर्जेस इनटू मेजॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी वाला जो ग्रुप है, छोटा वाला जो ग्रुप है, छोटी सोसाइटी जो है वो बड़ी ग्रुप में यानी कि बड़ी सोसाइटी में मिल जाती है, मिलजुल जाती है, असिमिलेट हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44। अरे यार बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भैया। टोनीज के अकॉर्डिंग जेसल चाफ्ट क्या बोलता है? टोनीज ने क्या बोला था? जमाइन चाफ्ट और जेसल चाफ्ट का टॉपिक दिया था और इसमें इन्होंने क्या बताया था कि सोसाइटी क्या होती है और कम्युनिटी क्या होती है। सोसाइटी कहाँ बड़ी समाज में पाई जाती है और कम्युनिटी कहाँ छोटे समाज में पाई जाती है ना। हाउस होल्ड तो नहीं हो सकता यार, किनशिप भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा हमारा बी, एसोसिएशन, इम्पर्सनल और इंडस्ट्रियल सोसाइटी। Ferdinand Tönnies differentiated between two types of social ties. Gemeinschaft translates into community characterized by close personal and rural kinship ties. Gesellschaft translates to society characterized by impersonal, formal, associational और urban इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स। यानी कि फर्डिनेंड टोनीज ने दो प्रकार के सामाजिक बंधनों के बीच अंतर किया है। जमाइनशाफ्ट का अर्थ है समुदाय, घनिष्ठ व्यक्तिगत और ग्रामीण संबंधों की विशेषता। जेसलशाफ्ट का अर्थ है समाज, अवैयक्तिक, औपचारिक, सहचर्यपूर्ण और शहरी औद्योगिक संबंधों की विशेषता। मेमोरी ट्रिक क्या? जमाइनशाफ्ट M फॉर माइक्रो म्यूचुअल विलेज, जेसलशाफ्ट S फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट सिटी। ठीक है, समझ में आ गया। और अभी तक आपको किसी टॉपिक पे अगर डाउट आ रहा हो ना समझने को लेकर के, तो आप मेरे साथ पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन यार पूरा का पूरा खुला हुआ है ना। आराम से कोई भी क्वेश्चन है सिर्फ कमेंट्स में पूछो, या मेरा क्या बोलते हैं, ये तो है ही टेलीग्राम अकाउंट, और साथ ही साथ में मेरा जी ईमेल अकाउंट भी आप लोग के पास होगा ही। वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मेरे ईमेल अकाउंट पे भी आप मेरे को मेंशन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी तक तो कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग। कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट भैया आंख बंद करके लगा दो, विलियम एफ ऑकबर्न। विलियम एफ ऑकबर्न ने हमारा कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट दिया था। कब दिया था? जब ये बताते हैं कि जब नया समाज आता है या पुराना समाज है ना, वो नए समाज की चीज़ों को कल्चरली समझ नहीं पाता, या कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं कि वो उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाता। इस वजह से ना कल्चरल लैग हो जाता है। कल्चरल लैग को कल्चरल गैप की तरह भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि जेनजी वाला जो अभी कल्चर चल रहा है ना, तो जो मिलेनियल्स लोग हैं और जो बूमर्स लोग हैं वो लोग जेनजी वाले कल्चर को रिलेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तो इस वजह से कल्चरल लैग रहता है ना। जो जेनजी वाले वर्ड्स हैं ना, जो आजकल वो वोकेबुलरी यूज़ करते हैं, ग्रामर यूज़ करते हैं, अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे वो अभी चल रहा है ना वर्ड वास्ते कुनुयो होइया, ऐसा करके यार कुछ चलता, पता नहीं क्या है वो, उसका ओरिजिन पता नहीं कहाँ से हुआ, और कुछ टाइप के जिब्रिश वर्ड्स जेनजी यूज़ करते हैं, स्लैंग्स यूज़ करते हैं। तो उससे जो कौन रिलेट नहीं कर पाते? बूमर्स रिलेट नहीं कर पाते, बेबी बूमर्स रिलेट नहीं कर पाते, मिलेनियल्स भी उससे रिलेट नहीं कर पाते। तो इसी को ना कल्चरल लैग बोला हमारे विलियम एफ ऑकबर्न ने। रेडफील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या किसके बारे में बात करते हैं? ये बात करते हैं लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन। कब की बात करते हैं? जब इन्होंने फोक कल्चर ऑफ युकांटन इन्होंने बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने बताया था। एडवर्ड बी टेलर रिलीजन के बारे में बात करते हैं। और मॉर्गन तो भैया हमारे उसमें आ जाते हैं थोड़े फंक्शनलिस्ट नहीं, हमारे फॉर्मलिस्टिक स्कूल में, सिंथेटिक स्कूल में ये आ जाते हैं, जो सोसाइटी को कहते हैं सोशियोलॉजी हर चीज़ की स्टडी करेगी, है ना।
ऑगबर्न क्या बोलते हैं, विलियम एफ ऑगबर्न इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग इन 1922 बुक सोशल चेंज। ही आर्ग्यूड दैट मटेरियल कल्चर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर कल्चरली रैपिड्स व्हाइल नॉन मटेरियल कल्चर, बिलीफ, लॉज, नॉर्म्स लैग बिहाइंड कॉजिंग सोशल फ्रिक्शन एंड मेल एडजस्टमेंट। विलियम एफ ऑगबर्न ने अपनी बुक 1922 पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबन, कल्चरल लैग की अवधारणा पेश की। उन्होंने तर्क दिया कि भौतिक संस्कृति प्रौद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से बदलती है, जबकि अभौतिक संस्कृति मान्यताएं, कानून, मानदंड पीछे रह जाती हैं, जिससे सामाजिक घर्षण और कुमायोजन पैदा होता है। मटेरियल कल्चर चेंजेस फास्ट, नॉन मटेरियल कल्चर चेंजेस स्लो। इसी को इन्होंने कल्चरल गैप बोला है हमारे विलियम एफ ऑगबर्न ने। ठीक है, तो समझ गए आप क्या बोलते हैं। मैंने आपको न्यू जनरेशन का एग्जांपल देने की कोशिश समझाई, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट याद करना है वो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग याद करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा, यहीं से आएगा, है ना, मेरे एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको विलियम एफ ऑगबर्न का। अब अगला क्वेश्चन आता है, हु ऑब्जर्व that the culture of society is the way of life of its member, the collection of ideas and habits which they learn, share and transmit from generation to generation। यानी कि ये किस थिंकर ने बोला है, किसने अवलोकन किया था कि एक समाज संस्कृति उसके सदस्यों की जीवन का तरीका है, विचारों और आदतों का संयोजन है, वो सीखते हैं, साझा करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे प्रसारित करते हैं। किस थिंकर से ये हमारी थ्योरी एसोसिएटेड है, ये है हमारी राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन जो थे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। मैंने क्या बताया था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि छोटी सोसाइटी को, प्री लिटरेट प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की स्टडी करते हैं, और छोटा ग्रुप होता है वो उन लोग को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या लिखा है, द अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट राल्फ लिंटन डिफाइंड कल्चर प्रिसाइजली एज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ इट्स मेंबर, the collection of ideas and habits which they learn, share and transmit from generation to generation in his book The Study of Man 1936। है ना, हिंदी वालों के लिए, अमेरिकी मानव विज्ञान राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन 1936 में संस्कृति को इसके सदस्यों के जीवन के तरीके, विचारों और आदतों का संग्रह जिसे वे सीखते हैं, साझा करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करते हैं के रूप में परिभाषित किया था। है ना, कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ है, प्लस कलेक्शन ऑफ हैबिट्स है, ट्रांसमिटेड। कल्चर को मैंने बताया ना, कल्चर क्या होता है, कल्चर होता है लर्न बिहेवियर, यानी कि ऐसा बिहेवियर जो आप जिंदगी भर अपने समाज में लर्न करते हैं, याद करते हैं, उससे सीखते हैं और उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। कल्चर इज इक्वल्स टू लर्न बिहेवियर। है ना, द यूनिलिनियर किनशिप ग्रुप क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय टोटम। टोटम से मैंने क्या बताया था भैया, कौन खुद को एसोसिएट करता है, कौन एसोसिएट करता है। जब मैं इमाइल दरखाइम पढ़ा रहा था, इमाइल दरखाइम के साथ मैंने आपको रिलीजन एंड टोटम के बारे में बताया था, और ट्राइब्स के बारे में बताया था, कैसे ट्राइब्स खुद को टोटम से एसोसिएट करते हैं और बोलते हैं कि इसी टोटम से उनकी उत्पत्ति हुई है, यही उनका कॉमन एंसेस्टर है। क्या है वो होता है हमारा क्लैन। क्लैन कॉग्नेट नहीं होता, नेबरहुड भी नहीं होता, एक्सटेंडेड फैमिली भी नहीं होता, वो होता है हमारा क्लैन, यानी कि किनशिप। किनशिप अर्थात हमारा ट्राइबल ग्रुप भी, इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अ क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय एक्चुअल और perceived kinship and descent, even if lineage details are unknown. Members may claim descent from founding member or apical ancestors often represented by totem and animal or plant। मैंने बताया था ना, टोटम कुछ भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। किसी के लिए टोटम ये पेन भी हो सकता है, किसी के लिए कोई पेड़ भी हो सकता है, किसी के लिए कोई लकड़ी भी हो सकती है, पड़ी हुई लकड़ी, किसी के लिए कोई पत्थर भी हो सकता है। यही हिंदी में लिखा है। एक गोत्र या कुटुंब क्लैन उन लोगों का समूह है जो वास्तविक या कथित नातेदारी और वंश द्वारा एकजुट होते हैं। भले ही वंशावली का विवरण अज्ञात हो, सदस्य अक्सर एक संस्थापक सदस्य पूर्वज से वंशज का दावा करते हैं, जिसे अक्सर एक कुल चिन्ह, टोटम, पशु या पौधा द्वारा दर्शाया जाता है। मेमोरी ट्रिक क्या है, क्लैन इज इक्वल्स टू कॉमन एंसेस्टर प्लस टोटम। क्लैन इज इक्वल्स टू कॉमन एंसेस्टर प्लस टोटम। है ना, अगला क्या है, द क्लासिक स्टडी फोकवेज। अरे यार, इतना सरफेस लेवल का क्वेश्चन, सीधे पता है। फोकवेज की थ्योरी किसने दी थी, फोकवेज बुक किसने लिखी थी, फोकवेज बुक हमारे लिखी थी W.G. समनर ने। मैककेम मैरियट ने क्या थ्योरी दी थी, पैरोकियलाइजेशन की थ्योरी दी थी। ऑगबर्न का मैंने आपको बता ही दिया भैया, कल्चरल लैग होता है। रॉबर्ट रेडफील्ड भी अभी आकर के गए हैं, द फोक कल्चर ऑफ युकांटन के बारे में इन्होंने बताया था, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में इन्होंने बताया था। और मैककेम मैरियट किसके स्टूडेंट थे, हमारे रॉबर्ट रेडफील्ड के स्टूडेंट थे। रॉबर्ट रेडफील्ड के स्टूडेंट थे, और रॉबर्ट रेडफील्ड से ही इंस्पायर होके इन्होंने इंडिया में आके पैरोकियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। पैरोकियलाइजेशन का मतलब आपको समझना है, तो वही लिटिल ट्रेडिशन को ही इन्होंने पैरोकियलाइजेशन बोला है इंडिया के अंदर, मैककेम मैरियट ने। ठीक है, समझ में आ गया आपको। मैककेम मैरियट कौन थे, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही थे। इंडिया में आके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करी थी इंडियन सोसाइटी की। है ना,
William Graham Sumner authored the classic book Folkways in 1906. He coined the term folkways, customary behavior, mores, moral norms, and ethnocentrism. Folkways are the traditional behavior or way of life of a particular community. विलियम ग्राहम समनर ने 1906 में क्लासिक पुस्तक फोकवेज लिखी थी। उन्होंने फोकवेज पारंपरिक व्यवहार, मौज, मौज लिखा यार, मोर्स को, नैतिक मानदंड और नरजाति केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिसिज्म जैसे शब्द गढ़े। फोकवेज किसी विशेष समुदाय के पारंपरिक व्यवहार के जीवन का तरीका है। एग्जाम टिप ऑफ समनर इज इक्वल्स टू फोकवेज, मोर्स एंड एथनोसेंट्रिसिज्म। इससे आप एसोसिएट कर सकते हैं हमारे समनर को, WG समनर को। अगला क्या है? Who has argued the deviance is not a quality of the act of a person commits, but rather the consequence of application by others of rules, sanctions and to the offender। यानी कि किस थिंकर ने बोला है, यह तर्क किसने दिया है कि विचलन व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता नहीं है, बल्कि अपराधी के लिए नियमों और प्रतिबंधों के प्रति अन्य लोगों की अनुपयोग का परिणाम है ना। ये किसने दिया था ये थ्योरी? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा एसोसिएट करो। हम इसमें क्या कर रहे हैं? इंसान को लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं। लेबलिंग थ्योरी किसने दी थी? हार्वर्ड बेकर ने दी थी। गॉफमैन तो भैया ड्रामाटर्जी के बारे में बोलते हैं। आर.के. मर्टन जो है उन्होंने अलग थ्योरी दी थी। तो उसमें क्या थ्योरी हो गई हमारी? हार्वर्ड बेकर ने क्या दिया था? दिस इज द कोर डेफिनेशन ऑफ लेबलिंग थ्योरी, फेमसली articulated by Howard S. Becker in the 1963 book Outsiders. Becker argued that the deviance is created by society, making rules applying to them to individuals and labeling them as outsiders. समझ में आ गया? ऐसी क्वेश्चन समझते ही आपको आंसर्स आ जाने चाहिए यार। ज़्यादा डिटेल में थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार जो है एनटीए इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आपसे पूछ ले या इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले। तो हमें अच्छे से बेबी स्टेप्स आगे धीरे धीरे चल के हमें ये चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। ये लेबलिंग सिद्धांत, लेबलिंग थ्योरी की मुख्य परिभाषा है, जिसे हार्वर्ड एस बेकर अपनी 1963 की पुस्तक आउटसाइडर्स में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया था। बेकर ने तर्क दिया कि विचलन समाज द्वारा नियम बनाने, उन्हें व्यक्तियों पर लागू करने और उन्हें बाहरी आउटसाइडर्स के रूप में लेबल करने से उत्पन्न होता है। लेबलिंग थ्योरी को भैया सीधे एसोसिएट कर दो हार्वर्ड बेकर से। और क्या थ्योरी दी थी उन्होंने? आउटसाइडर्स। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या? अरे यार अभी तो आधे क्वेश्चन भी नहीं, अभी तो सिर्फ 25 क्वेश्चन किए हमने और हमें जाना कहाँ था कि 50। थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट एन ऑनलाइन डाटाबेस। इनमें से क्या है जो भैया ऑनलाइन डेटाबेस नहीं है? एनोमी को कभी आपने ऑनलाइन देखा है कभी? नहीं देखा ना। तो गूगल स्कॉलर ऑनलाइन चीज़ है, प्रोक्वेस्ट एक ऑनलाइन चीज़ है, एरिक एक ऑनलाइन चीज़ है। एनोमी नहीं है भैया ऑनलाइन डेटाबेस हमारा। एनोमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सबसे पहले दिया था हमारे इमाइल दरखाइम ने। देन किसने दिया था? हमारे आर.के. मर्टन ने, रॉबर्ट कुमार मर्टन ने। ठीक है। क्या है? एनोमी इज अ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इमाइल दरखाइम, meaning a condition of instability resulting from a breakdown of standards and values normlessness. ERIC, Proquest and Google Scholars are all online database used for research, है ना। प्रतिमाहीनता एनोमी इमाइल दरखाइम द्वारा प्रस्तुत एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, जिसका अर्थ है मानकों और मूल्य के टूटने, मानदंडहीनता की परिणाम स्वरूप अस्थिरता की स्थिति। एरिक, प्रोक्रेट और गूगल स्कॉलर सभी अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑनलाइन एकेडमिक डेटाबेस हैं। एनोमी को एसोसिएट कर दो दरखाइम से, है ना। एनोमी का कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन दिया था दरखाइम ने, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक एडवांस लेवल पर कौन लेकर के गए थे? वो लेकर के गए थे हमारे आर.के. मर्टन, रॉबर्ट कुमार मर्टन। ठीक है। उन्होंने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था। अब 51 क्वेश्चन जल्दी करेंगे यार, आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट, कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, मोरल, आर्ट, लॉ, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society। ठीक है, सही बात बोल रहे हैं। Only with the help of new technology we can produce culture। false। only statement first is गलत। only statement first is correct and second is incorrect। क्योंकि हम जो है ना कल्चर को हम सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं सीख सकते, हम अपने पीयर से भी सीखते हैं, पेरेंट्स से भी सीखते हैं, अपने दोस्तों से भी सीखते हैं, टीचर से भी सीखते हैं, मूवी से, पिक्चर से, सबसे सीखते हैं कल्चर को। ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन रहा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, है ना। एडवर्ड डी बी टेलर ने कल्चर की ये डेफिनेशन दी थी।
क्या बताया था, इज एंटायरली करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बिकॉज कल्चर इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस थ्रू सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, शेयर्ड बिलीफ, नॉट ओनली थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। यही चीज हिंदी में लिखी है, संस्कृति का निर्माण सिर्फ नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से नहीं बल्कि निरंतर सामाजिक अंतरक्रिया, भाषा और साझा मान्यताओं के माध्यम से होता है। कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल दैट इज द फाउंडेशनल डेफिनेशन बाय E.B. टेलर, यानी कि एडवर्ड बी टेलर ने ये थ्योरी दी थी। कल्चर को क्या बोलते हैं हम, कल्चर को बोलते हैं हम लर्नड बिहेवियर। अपने जीवन में जो भी लर्न किया है, जहां से भी लर्न किया है, सब आपका कल्चर है। सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव के हिसाब से है ना, एनलाइटनमेंट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्युलराइजेशन, रैशनलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड द राइज ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, धर्म निरपेक्षता, युक्तिकरण, लोकतंत्रीकरण, व्यक्तिवाद के संयोजन में प्रबोध और वैज्ञानिक चिंतन का उदय किसकी विशेषताएं हैं। जब मैंने अपनी पहली यूनिट कराई थी, जब मैंने जब मैंने हिस्टोरिसिटी ऑफ सोशियोलॉजी बताई थी, जहाँ पे मैंने एनलाइटनमेंट पीरियड के बारे में बताया, मैंने रेनाइसेंस पीरियड के बारे में बताया, मैंने किसके बारे में बताया था, मैंने साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बारे में बताया, फिर हमारा कौन सा रिवॉल्यूशन आया था, हमारा आया था कमर्शियल रिवॉल्यूशन आया था। ये सारी चीज़ें जब मैंने बताई थी तब मैंने वहाँ पे आपको अच्छे से बताया था कि इसके कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे मॉडर्निटी के। मॉडर्निटी एक बहुत, मॉडर्निटी में क्या होता है ना, किसी चीज़ का मीनिंग फिक्स नहीं रह जाता, हर चीज़ का मतलब बदलता रहता है। मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर में हमारे कौन कौन आ जाते हैं, हमारे आ जाते हैं एंथनी गिडेंस और जैक्विस डेरिडा, मिशेल फोको भी आ जाते हैं, मैनुअल कैसल्स भी आ जाते हैं, और साथ में कौन आ जाते हैं जिन्होंने ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट की थ्योरी दी थी, कौन थे, एडवर्ड साइड भी आ जाते हैं, है ना। तो जैक्विस डेरिडा ने क्या थ्योरी दी थी, डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी दी थी। क्या बताया था कि हर मतलब का, हर वर्ड का मतलब चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, सोसाइटी टू सोसाइटी, है ना। तो ये जो सारे पार्ट है ना मॉडर्निटी के, मॉडर्निटी रिफर्स टू द हिस्टोरिकल पीरियड एंड सोशियोलॉजिकल कंडीशंस that emerged in post-enlightenment Europe. It is characterized by rationalization, Weber, secularization, scientific temper, industrialization, and a shift from traditional religion-based authority towards individual and democracy. यही हिंदी में लिखा है। आधुनिकता, मॉडर्निटी उस ऐतिहासिक काल और समाजशास्त्रीय स्थितियों को संदर्भित करती है जो ज्ञानोदय एनलाइटनमेंट के बाद यूरोप में उभरी। इसकी विशेषता युक्तिकरण, वेबर, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, औद्योगिकरण और पारंपरिक धर्म आधारित सत्ता से दूर होकर व्यक्तिवाद और लोकतंत्र की ओर बदलाव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, यानी कि इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस पे तो दिमाग नहीं लगाना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। इसको तो हम स्टडी भी नहीं कर सकते, मतलब इसका एनालिसिस भी नहीं कर सकते। केस स्टडी में कौन सा डेटा आप एनालिसिस करते हो, कौन सा आप क्वांटिटी आपको कहाँ दिखती है, केस स्टडी में नहीं दिखती, सेंसस में दिखती है, डेटा सोसाइटी के डेटा में दिखती है, डेटा ऑन क्राइम में दिखती है। डेटा के अंदर आपको सारी की सारी क्वांटिटेटिव चीज़ें दिखेंगी, क्वालिटेटिव चीज़ें कहाँ दिखेंगी, आपको ऑब्जर्वेशन के अंदर दिखेंगी। केस स्टडी आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं, रैशनलाइजेशन के थ्रू करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की तरह के साथ करते हैं ना। तो ये हो गया हमारा केस स्टडी इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, भाई सेकेंडरी डेटा का क्या इसमें सोर्स नहीं है, सेकेंडरी डेटा का क्या इसमें सोर्स नहीं है, जल्दी से बताओ। इंटरव्यू जब आप लेते हैं, पर्सनली लेते हैं, इंटरव्यू इज द डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर another primary purpose, that is census, crime records, voter list, and interview is a method of primary data collection as a researcher directly gathers first hand information from the respondents से first hand information लेता है, तो इसलिए इंटरव्यू जो है हमारा वो वाला है, पहला डेटा कलेक्ट करने वाली चीज। द्वितीय डेटा, सेकेंडरी डेटा वह डेटा है जो किसी अन्य द्वारा किसी अन्य प्राथमिक उद्देश्य के लिए एकत्र किया गया हो, जैसे जनगणना, आपराधिक रिकॉर्ड, मतदाता सूची। साक्षात्कार प्राथमिक डेटा संग्रह की एक विधि है क्योंकि शोधकर्ता सीधे उत्तरदाता से प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करता है ना। प्राइमरी डाटा क्या होता है, कलेक्टेड बाय यू, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो कि प्री एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के अंदर। इन बुक मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च इज रिटन बाय मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। जब हम रिसर्च की बुक पढ़ते हैं, रिसर्च का पहला टॉपिक पढ़ते हैं, मेथड ऑफ सोशल रिसर्च से हमारे सबसे रिलेटेड थ्योरिस्ट कौन थे, हमारे थे गुडे एंड हार्ट। लेकिन सेम मिलती जुलती जो बुक्स है ना, हमारे इमाइल दरखाइम ने लिखी थी सोशियोलॉजिकल मेथड, और उससे मिलती जुलती हमारे किसने लिखी थी, मैक्स वेबर ने भी लिखी थी। इससे मिलती जुलती और किसने लिखी थी, हमारे रॉबर्ट के मर्टन ने भी लिखी थी। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो गुडे एंड हार्ट का पूछा जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि गुडे हार्ट की बुक का पूरा नाम क्या था। क्या नाम था, मेथड्स इन सोशल रिसर्च। जो हमारे इमाइल दरखाइम और मैक्स वेबर है ना, उनकी बुक थोड़ी अलग नाम की थी सोशल रिसर्च से रिलेटेड ही, लेकिन अलग नाम की थी। और वो क्या क्या नाम है वो आपको रट के याद करने पड़ेंगे या निमोनिक्स बना करके याद करने पड़ेंगे। फाउंडेशनल टेक्स्ट बुक्स ऑन सोशियोलॉजिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऑथर्ड बाय William J. Goode and Paul K. Hart in 1952. It covers the essential tools and techniques required for conducting systematic social research. Methods in social research समाजशास्त्री है,
अनुसंधान पद्धति का एक मूलभूत पाठ्य पुस्तक है जिसे 1952 में विलियम जे गुड और पॉल के हार्ट द्वारा लिखा गया था। इसमें व्यवस्थित सामाजिक अनुसंधान करने के लिए आवश्यक उपकरणों और तकनीकों को शामिल किया गया है। ठीक है, यही गुड एंड हार्ट ने बोला है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा? ये हुआ था हमारा 1961 में। कब हुआ था? द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन May 1, 1961 इज इट इज अ लैंडमार्क ऑफ इंडियन लेजिस्लेशन इंटेंडेड to prove the to prevent the giving or receiving of a dowry. The act was subsequently amended in 1984-86 to make law more stringent। यानी कि 86 और 84 में इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया और ज़्यादा स्ट्रिंग बनाया गया, क्योंकि लोग तब भी नहीं मान रहे थे, है ना यार। इस स्पीड से पढ़ते रहेंगे तो मुझे लगता है पूरा एक दिन निकल जाएगा पूरा पेपर को समझने में और एनालिसिस करने में। तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ी स्पीड को थोड़ा और एनहेंस करते हैं, आगे चलते हैं ना। टिप क्या है? डॉरी प्रोविजन 1961। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया था? वो भी 1961 में आया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैंने यहाँ लिख दी थी, इसको याद कर लेना कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी 1961 में आया था। हिंदी में वही चीज़ लिखी है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक डेटा है ना। इसमें से ट्राइब क्या है? इसमें से ट्राइब क्या है? मैंने क्या बताया था? खासी एक ट्राइब है। खासी एक ट्राइब है। कहाँ पाई जाती है हमारी खासी ट्राइब? खासी ट्राइब कहाँ पाई जाती है हमारी? मैट्रीलिनियल इंडिजिनस ट्राइब इतनी ग्रुप प्रिडोमिनेटली इनहेबिटिंग द मेघालय। मेघालय में खासी पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंडिया में। तीज, बिहू और ओणम है कल्चरल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। तीज जो है, हम तीज मनाते हैं ना नॉर्थ इंडिया में, बिहू भी एक फेस्टिवल है और ओणम भी एक फेस्टिवल है। बिहू कहाँ मनाते हैं? शायद हम उड़ीसा में बनाते हैं ना बिहू, या पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए। हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया, असम, केरला रेस्पेक्टिवली, है ना। खासी उत्तर पूर्व, खासी जो है ना उत्तर पूर्व मेघालय राज्य में एक मुख्य निवास करने वाला मातृवंशी स्वदेशी जनजाति है। ठीक है। 73rd अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 73rd अमेंडमेंट बिल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1982 में ये हुआ था, 1982 में, ना कि 79 में। जल्दी से देख लेते हैं। ओ 1992 में हुआ था, ऑल राइट। तो 1992 है, 82 नहीं है। देखा, इसी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी तरीके से मैं भी कंफ्यूज हो गया, इसी तरीके से आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा जो 73rd अमेंडमेंट जो लॉ है ना, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1992 में यार। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 19, अच्छा चलो इसमें डेफिनेशन भी दे रखी है मैंने, हाँ तो 1992 ही है, ठीक है। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट 1992, केम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 24, 1993। 24 अप्रैल 1993 में ये क्या हुआ था, उसमें आया था, हमारे क्या बोलते हैं, इफेक्ट में आ गया था। क्या है टिप? 73rd अमेंडमेंट 1992 रूरल पंचायत के बारे में बात करता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। 73rd अमेंडमेंट जो है वो रूरल के बारे में बात करता है, और 74th अमेंडमेंट है वो अर्बन के बारे में बात करता है। 74th अमेंडमेंट 1992 टॉक्स अबाउट हमारा अर्बन म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ मैंने आपको बताया था, शायद आपने नहीं देखी होगी मेरी पुरानी क्लासेस या जो मेरी स्कैटर्ड यूट्यूब की क्लासेस हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को हेड कौन कर रहे थे? योगेंद्र सिंह हेड कर रहे थे, SC दुबे हेड कर रहे थे। जल्दी से अभी चेक कर लेते हैं यार, CDP को कौन हेड कर रहा था? हमारा सोशोलॉजिस्ट। CDP किसने दिया था CDP का? SC दुबे थे। SC दुबे जो थे हमारे हेड कर रहे थे CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को। कब ये स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1952 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन October 2, 1952, महात्मा गांधी की जन्म दिवस के दिन। इट वॉज द फर्स्ट मेजर रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एम्ड एट ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल एरियाज। क्या है? 1952 को बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था 1959 में। अच्छा, CDP आया था 1952 में, बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी 1957 में, और पंचायती राज आया था 1959 में, ठीक है। LPG क्या है? LPG का टर्म है भैया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कहाँ है भैया हमारा ऑप्शन? ये रहा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब आया था? 1992 में आया था। किसकी वजह से आया था? ये आया था, उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? PV नरसिम्हा राय थे। और उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? वो थे हमारे मनमोहन सिंह, जो कि अभी 2014 तक हमारे PM भी रहे थे, ठीक है। तो मनमोहन सिंह कौन थे हमारे उस टाइम पे? हमारे थे फाइनेंस मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे हमारे PV नरसिम्हा राव, ठीक है।
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, वही लिखा है। मनमोहन सिंह इससे जुड़े हुए थे, रिफॉर्म लेकर के आए थे। और क्या आता है भाई, a research method that aims to gain close and intimate familiarity with given area of study through an intimate involvement with people in their natural environment is referred to as भैया participant observation। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में और क्या क्या होता है, एथनोग्राफी भी आ जाती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। फादर ऑफ एथनोग्राफी कौन है हमारे, वो है हमारे ब्रॉनिस्लो मैलिनोस्की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का क्या पार्ट है, एक हमारा ये भी बोला जाता है, एथनोग्राफी भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें प्रतिभाग बन के, हाँ ये लिखा देखो, मेलिनोस्की ने किसकी स्टडी करी थी, एर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का यूज किया था, और इनको फादर ऑफ एथनोग्राफी बोला जाता है। एथनोग्राफी में ही पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिफर टू द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन बोला जाता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है, समझ गए आप। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। क्या करा था इन्होंने, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट राइस इन 1960 में इन्होंने बनाई थी। नॉर्मन बोरलॉग जो थे ग्लोबल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छा, जो नॉर्मन बोरलॉग है ना, वो हमारे हैं ग्लोबल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। वर्गीस कुरियन कौन है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि मिल्क और अमूल की इन्होंने करी थी। व्हाइट रिवॉल्यूशन जब आया था, दूध का रिवॉल्यूशन कब आया था, सफेद रिवॉल्यूशन कब आया था, वो आया था हमारे वर्गीस कुरियन की वजह से, ठीक है। देखा, एक ही क्वेश्चन में आपके 3 कॉन्सेप्ट याद हो गए। इंडिया में कौन लाए थे, MS स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। वर्ल्ड में कौन लाए थे, नॉर्मन बोरलॉग को लाए थे। मिल्क रिवॉल्यूशन को लाए थे, वर्गीस कुरियन लेकर के आए थे हमारे ग्रीन मिल्क रिवॉल्यूशन, ठीक है। इन विच ईयर LPG पैराडाइम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भैया अभी बताया है, लागू कब हुआ था, 1992 में। और लेकर के कब आए थे इसको, 1991 में लेकर के आए थे, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा आंसर, 1991 में आया था हमारा NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें क्या आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। LPG गैस नहीं है, ये LPG है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। 1991 इकोनॉमिक ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, LPG इन इंडिया, ठीक है। 64 सोशियोलॉजी एज वेल एज साइकोलॉजी आर बोथ सोशल साइंस, ठीक है भाई, सही बात बोल रहे हैं। कंपेयर टू साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी इज लेस कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल एंड मोर कनेक्टेड विद ह्यूमंस इन ग्रुप्स। भैया दोनों बातें सही कह रहे हैं, बोथ आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहले ही यूनिट में मैंने पढ़ा दिया था, जब हम कंपेरिजन करते हैं सोशियोलॉजी का और साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी एक पर्सन के बारे में बात करती है, सोशियोलॉजी दो लोगों के बारे में नहीं। सोशियोलॉजी बात करती है पीपल इन ग्रुप्स की। कास्ट कैसा है, रॉयल स्टेटस नहीं है, इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, अचीव्ड स्टेटस भी नहीं है। इसको आप अचीव कर लेते हो क्या, कास्ट को कहीं पे जाकर के अचीव करते हो क्या, कि कोई एग्जाम दिया और आपने कास्ट अचीव कर ली, नहीं। ये आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस है, पदरत परिस्थिति है, ये आपको जन्म से ही मिल जाती है, भले ही आपका मन हो या ना हो, ठीक है। एस्क्राइब्ड स्टेटस है, वही यहाँ पे लिखा है मैंने हिंदी में, ठीक है। जो चीज़ हमें जन्म से मिल जाती है उसे एस्क्राइब्ड स्टेटस बोलते हैं, ठीक है। आपका रिलीजन भी एस्क्राइब्ड स्टेटस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फिगर्स इन द कैटेगरी ऑफ बीमारू स्टेट्स। अरे यार, बीमारू स्टेट्स, भैया बीमारू स्टेट्स में कौन कौन आ जाती है, हमारा बिहार आ जाता है, यूपी आ जाता है, और क्या क्या आ जाता है, हैं इसमें इतने ऑप्शंस किधर रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फिगर्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश तो है ही, मध्य प्रदेश भी है, और हमारा क्या क्या है, AECB में क्या है हमारा, AECB, असम को छोड़ के सब है बीमारू स्टेट। मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी, उत्तर प्रदेश भी, बिहार भी। अभी शायद चेंज हो गया होगा, क्योंकि ये जो है 2022 का पेपर है, तो अभी जो है ये डाटा चेंज भी हो सकता है, तो हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा अभी कौन कौन सी स्टेट्स को बीमारू स्टेट्स बोला जाता है, ठीक है। विच ऑफ गिवन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर क्या क्या होता है, देखो सेक्युलराइजेशन होगा, है ना, सेक्युलर होती है मॉडर्न सोसाइटी। रैशनलाइजेशन भी होगा, अभी पिछले क्वेश्चंस में करा था हमने। साइंटिफिक टेम्परमेंट होगा, एस्क्राइब्ड स्टेटस नहीं होगा, अचीव्ड स्टेटस होगा, यानी कि इंसान अपने जन्म से ही माना जाएगा, अपने कर्म से माना जाएगा, अपने कामों से माना जाएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका ऑप्शन, सी छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन है, सी छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन है ना। व्हाट, अरे सी तो है ही, डी ही छोड़ के सारे ऑप्शन है, हाँ। सेक्युलराइजेशन है, रैशनलाइजेशन है, डेमोक्रेटाइजेशन है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, एस्क्राइब्ड स्टेटस नहीं है, तो डी छोड़ करके सारे ऑप्शन हमारे हैं इसमें, ठीक है। वही लिखा है ABCE। अब देखते हैं अगला,
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। मैन इज सोशल बाय नेचर, ट्रू बात है। सोसाइटी इज अ रिलेशन अमंग इंडिविजुअल्स, ये भी ट्रू बात है, यानी कि बोथ हमारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बोथ हमारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ठीक है। मैन को सोशल एनिमल किसने बोला पता आपको? अरिस्टोटल ने हमारे बोला है मैन इज अ सोशल एनिमल। बोलते हैं कि अगर इंसान को अगर सबसे बुरी सजा देनी है ना, सबसे बुरी सजा अगर किसी इंसान को देनी है तो उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि इंसान जो है ना एक सोशल एनिमल है, वो सिर्फ सोसाइटी में ही रह सकता है, वो लोगों के आसपास रह सकता है। अगर वो अकेला रहेगा तो वो बीमार होकर मर जाएगा, उसे कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी या पागल होकर मर जाएगा। तो ये कौन बोलते हैं? हमारे अरिस्टोटल बोलते हैं, ठीक है। और बाकी की जो बात है ना, मकाइवर वकाइवर ने जो भी बात बोली है वो आप आवाज में इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। सोसाइटी को वेब ऑफ रिलेशनशिप्स किसने बोला? आर एम मकाइवर ने बोला है। मकाइवर एंड पेज दोनों ने बोला है सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप्स। और सोसाइटी को वेब ऑफ नहीं, सोसाइटी को नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स किसने बोला है? नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स बोला है हमारे रेडक्लिफ ब्राउन ने, AR रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो कभी अगर नेटवर्क और वेब आ जाए ना, वेब को नेटवर्क से मत जोड़ना। नेटवर्क किससे जोड़ा है? हमारे रेडक्लिफ ब्राउन से। और हमारा वेब किससे जुड़ा है? मकाइवर एंड पेज से, ठीक है। फीमेल फिटिसाइड मतलब क्या होता है भैया? डेथ ऑफ अ गर्ल इन द वूम ऑफ हर मदर। यस, डेथ ऑफ अ गर्ल इन द वूम ऑफ हर मदर, माँ की कोख में ही कन्या की मृत्यु को हम फिटिसाइड बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में जो भी नॉलेज है वो आप पढ़ लेना बाद में डाउनलोड करके, है ना। इन एब्सेंस ब्रेक डाउन कंफ्यूजन ऑन कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी इज नोन एज, यानी कि एन एब्सेंस, ब्रेक डाउन, कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट जब सोसाइटी के अंदर आ जाता है तो वो किसकी वजह से आता है? वो आता है हमारे एनोमी की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से आता है? हमारे एनोमी की वजह से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे इमाल दरखाइम ने बताई थी, जब बहुत तेजी से कुछ चेंज आ जाता है। अल्लाह बाद में इसको कौन किसने अडेप्ट करा? रॉबर्ट के मर्टन ने इसको अडेप्ट करा था, ठीक है। रॉबर्ट के मर्टन पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल में आपको बताऊंगा। रॉबर्ट के मर्टन बहुत अच्छे थिंकर हैं, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी थी। कौन कौन सी थ्योरी दी थी उन्होंने? उन्होंने दी थी हमारी एनोमी की थ्योरी तो दी थी, मिडिल रेंज थ्योरी एक उन्होंने दी थी, और उन्होंने फंक्शंस के बारे में बताया था किस तरीके से मैनिफेस्ट फंक्शन होता है, लेटेंट फंक्शन होता है। सब अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, आप भी बताऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, थिंकर्स को नहीं पढ़ना। वेबर का मैंने बताया था अभी, डिसएंचेंटमेंट के बारे में उन्होंने कुछ बताया था। डिसएंचेंटमेंट कब हो जाता है इंसान का? सी एच कूले किससे रिलेटेड है भाई? सिगमेंट का तो भैया, सिगमेंट फ्रूट का तो अभी पढ़ा हमने, आई आइडेंटिटी, ईगो एंड सुपर ईगो। जीएच मीड का मैंने बताया था आई एंड मी है। सीएच कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी दी थी, सीएच कूले ने लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी दी थी, है ना। किस तरीके से जब आप सोसाइटी, जब आपको खुद को सोसाइटी की नज़रों से देखते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ, ठीक है। यही इसमें बोला है, और यही मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख दी है ना, ऑप्शन आप देख के लगा लेना। यही चीज़ यहीं पे भी लिखी है ऑप्शंस में, आंसर्स में, ठीक है। अब हमारे अलग थिंकर्स आ जाते हैं, हिंदी वाले थिंकर्स आ जाते हैं। इसके बारे में जल्दी से हमें समझना पड़ेगा कौन कौन से थिंकर ने कौन कौन सी किताब लिखी है ना। हमारे जीएस घुर्रे ने कौन सी लिखी है? जीएस घुर्रे ने लिखी है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। जीएस घुर्रे की कास्ट एंड क्लास इन इंडिया है। मैक्के मेरिट की है विलेज इंडिया स्टडीज इन लिटिल कम्युनिटी। मैंने बताया था ना लिटिल कम्युनिटी एंड ग्रेट, बड़ी कम्युनिटी के बारे में किसने बताया था? आप देख लो, इसी से हमारा कौन सा ऑप्शन लग रहा है? हमारा डी का 4 कौन सा है भैया? डी का 4 भैया पहले, डी का 4 ये है। और ए का 2 कौन सा है? ए का टू डी का 4 ये रहा। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। इस तरीके से एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। बी का क्या है? बी का है 3, डिवीजन एंड हायरार्की एंड ओवरव्यू ऑफ कास्ट इन गुजरात। और वीना दास ने हमारी स्टडी करी थी स्ट्रक्चर एंड कॉग्निशन की, एस्पेक्ट ऑफ हिंदू कास्ट एंड रिचुअल, ठीक है। ये इसका आंसर है, समझ में आ गया आपको? अब मैंने सबसे पहले बताइए लुई डुमोंट की बुक है होमो हायरार्किकस। और एंड्रे बेती की कौन सी किताब है? जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, एम.एन. श्रीनिवास ने कहाँ की स्टडी करी थी? एम.एन. श्रीनिवास ने करी थी कूर्ग की स्टडी करी थी। एम.एन. श्रीनिवास ने रिलीजन एंड सोसाइटी ऑफ अमंग द कूर्ग की स्टडी करी थी। यहीं पे इन्होंने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका कॉन्सेप्ट दिया था? संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ दिया था? जब इन्होंने कूर्ग में, साउथ इंडिया, कूर्ग कहाँ पड़ता है? बेंगलोर के पास पड़ता है। बेंगलोर से आसपास एक घूमने की जगह है, करीब 150 या 180 किलोमीटर दूर कुछ है, तो वहाँ पे कूर्ग पड़ता है एक जगह, वहाँ पे बढ़िया घूमने की जगह एकदम। वहाँ पे इन्होंने ट्राइब की स्टडी करी थी, तो वहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी। अब देखो भैया क्या है, एम.एन. श्रीनिवास हमारा बी के थर्ड से कोई सा ऑप्शन हो रहा है? बी के थर्ड से ये भी हो रहा है, डी भी हो रहा है। और लुई डुमोंट ने दिया था हमारा होमो हायरार्किकस, तो डी से 1 हो रहा है कोई?
D7 डी के 1 सी हो रहा है, यानी कि ए का 4 है हमारा। आंध्र बेते ने लिखी थी कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन तांजोर विलेज। तांजोर विलेज की स्टडी किसने करी थी हमारे, वो करी थी हमारे आंध्र बेते ने। और एफ जी बेले ने कहाँ की स्टडी करी थी, एफ जी बेले ने यानी कि सी ने हमारी 2 की स्टडी करी थी, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर की हमारी स्टडी करी थी किसने, एफ जी बेले ने। ठीक है, इस तरीके से आप दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको तीसरा या दूसरा ऑप्शन नहीं पता, एक ऑप्शन से भी आपका आंसर बन जा रहा है, 2 ऑप्शन से भी आपका आंसर बन जा रहा है इजीली। ठीक है, आप समझ लेते हैं हमारे गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स क्या है। अकॉर्डिंग टू परेटो, विल्फ्रेडो परेटो, देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स इन सोसाइटी। ट्रू बात है, हमने पढ़ा है। सर्कुलेशन अकर्स बिकॉज सम पीपल वर मोर सुइटेड इन द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस क्वो व्हाइल अदर्स अडॉप्टेड बेटर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ चेंज। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि हम यही चीज हमारे बोली थी। विल्फ्रेडो परेटो ने क्या बताया था, लॉयंस एंड फॉक्सेस की, लॉयंस के बारे में स्टोरी बताई थी ना, नहीं माकियावेली की थ्योरी इन्होंने चुराई थी। माकियावेली की थ्योरी ने बताया था ना कि 2 तरीके के लोग होते हैं, लॉयंस होते हैं, फॉक्सेस होते हैं। लॉयन जो होते हैं वो खुद को सुपीरियर मानते हैं, लॉयन की तरह रहते हैं, यानी कि अपने अथॉरिटी में एकदम लॉयन की तरह रहेंगे। लेकिन जो हमारे कौन हैं, जो हमारे फॉक्सेस हैं, वो क्या करेंगे ना, वो थोड़ी थोड़ी चालाकी दिखाएंगे, चोरी चकारी करेंगे, और वो चोरी चकारी कर करके जो है ना वो हायरार्की में ऊपर आने की कोशिश करेंगे, पावर को हथियाने की कोशिश करेंगे। कौन बोलते हैं, हमारे माकियावेली। तो विल्फ्रेडो परेटो ने इसी से इंस्पायर होकर इनकी सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स की थ्योरी थी हमारी। ठीक है, बाद में इसको डाउनलोड करके देख लेना। स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग द सेम स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस, लीगल पॉलिटिकल राइट्स इज कॉल्ड। जब आप सब चीज में सेम हैं तो आप किस चीज में आ जाएंगे, आप आ जाएंगे इक्वल, आप इक्वलिटी हो जाएगी हर चीज में। जब आप सेम है आप हो जाएंगे सब चीजों से इक्वल। ठीक है, जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं यार, 25 क्वेश्चन अभी भी रह गए है ना। इन ग्रुप क्या है, एनी ग्रुप एक्सेप्टेड एज अ मॉडल। आउट ग्रुप क्या है, अ ग्रुप टुवर्ड्स विच वन हैज फीलिंग बिलोंगिंग्स टू अदर्स। और नहीं, रेफरेंस ग्रुप है अ ग्रुप टुवर्ड्स, अच्छा मैच द फॉलोइंग है। रेफरेंस ग्रुप से अ ग्रुप टुवर्ड्स विच फीलिंग है बिलोंगिंग, यानी कि हम किसी से दूसरे से बिलोंग करके समझते हैं ना कि हमें उसके जैसा बनना है, वो होता है हमारा रेफरेंस ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप होता है, सेकेंडरी ग्रुप वो होता है हमारा इसका यार ऑप्शन देखना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखते हैं क्या क्या इसके ऑप्शन हैं, जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, ए का है 2, ए का 2 क्या है, इन ग्रुप क्या है, ए ग्रुप टुवर्ड्स विच हैज फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। अच्छा, इन ग्रुप वो है जिसमें हमारी फीलिंग होती है बिलोंगिंग की। रेफरेंस ग्रुप वो होता है जिसको हम मॉडल की तरह देखते हैं, यानी कि हमें देखते हैं ना रेफरेंस ग्रुप क्या होता है। रेफरेंस ग्रुप की थ्योरी हमारी दी थी आर के मर्टन ने। उन्होंने बोला था कि जब कोई सामने वाला ग्रुप, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ग्रुप को देखेंगे ना, आप उससे खुद को एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे, आप उसको एक तरह से रोल मॉडल की तरह देखेंगे। तो उसी को इन्होंने बोला है एनी ग्रुप एक्सेप्टेड एज अ मॉडल। ठीक है, और क्या ऑप्शन है, और है हमारा सेकेंडरी ग्रुप और फर्स्ट वाला ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप और फर्स्ट वाले ग्रुप को क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि हमारा बी ग्रुप क्या है, ऑप्शन 4, ग्रुप टुवर्ड्स विच वन हैज नो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। हाँ, आउट ग्रुप से हमारी कोई फीलिंग और बिलोंगिंग नहीं रहती है। और हमारा सेकेंडरी ग्रुप क्या है भैया, सेकेंडरी ग्रुप है हमारा थर्ड, ग्रुप इन विच कॉन्टेक्ट्स आर इम्पर्सनल। इम्पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं। इम्पर्सनल कॉन्टेक्ट्स यानी कि सेकेंडरी ग्रुप कौन सा होता है, सेकेंडरी ग्रुप वो होता है जैसे कि प्राइमरी ग्रुप हमारी फैमिली होती है, जिससे हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। सेकेंडरी ग्रुप जो होता है वो लार्जर प्रॉक्सिमिटी में होता है। सेकेंडरी ग्रुप होता है हमारा जिस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं उसमें जो हमारे कलीग्स हैं, तो उसमें हम फॉर्मली उनसे बिहेव करते हैं, इम्पर्सनल रिलेशंस नहीं रखते, तो उसको हम बोलते हैं हमारा आउट ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, सॉरी सेकेंडरी ग्रुप, है ना। डब्ल्यू जी सुमनर ने इन ग्रुप आउट ग्रुप की थ्योरी दी थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था क्लास के स्टार्टिंग में ही, है ना। मैंने अलग अलग थिंकर्स इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि आपकी अच्छे से रिविजन हो जाए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटस इज दैट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इन द ग्रुप। सही बात है। रोल इज वर्थ ऑफ अ पर्सन एज एस्टिमेटली बाय ग्रुप ऑफ क्लास और पर्सन। नहीं, रोल वर्थ नहीं है, रोल एक आपकी भूमिका है जो आपको निभानी पड़ती है। स्टेटस ठीक है आपकी पोजीशन बता रहा है, लेकिन रोल आपकी भूमिका बताएगा। रोल जो है आपकी वर्थ नहीं बताएगा, वर्थ भी आपकी स्टेटस ही बताता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज गलत, करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी, है ना। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। 78, culture is the totality of a group ways thought and actions due to accepted and followed by a group of people। ठीक है, culture can be acquired through socialization, both are true, both are true, दोनों चीजों से मिल जाएगा हमें। ठीक है, और क्या है, सेकंड, अ कम्युनिटी डज नॉट हैव अ नेम। कम्युनिटी का कोई नेम नहीं होता। अ कम्युनिटी इज नॉट अ लीगल बॉडी। कम्युनिटी क्या लीगल बॉडी और दोनों नेम नहीं है। फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड जो है वो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। यानी कि जो हमारी कम्युनिटी होती है ना, लीगल बॉडी नहीं होती है। कम्युनिटी कुछ भी हो सकती है, आपकी जैसे पंजाबी लोग हैं उनकी एक अलग कम्युनिटी होती है, वो लीगल बॉडी थोड़ी है। और पंडित लोग हैं उनकी एक अलग कम्युनिटी है, वो कोई लीगल बॉडी थोड़ी है ना। तो इसलिए जगह जगह कम्युनिटी होती है, उनकी कोई लीगल बॉडी नहीं होती। और अगला क्वेश्चन क्या है भैया,
सोशल डिविएंस इज अ वेरिएशन फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, सही बात है। देयर इज नो फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ डिविएशन, हाँ बोथ आर करेक्ट, यानी कि कोई स्टैंडर्ड नहीं होता डिविएशन में, कोई भी इंसान कैसा भी बिहेव करता है। और डिविएंस जो है ना वो तब आता है, डिविएंस तब आता है जब नॉर्म्स जो है सोसाइटी के अंदर हट जाते हैं। डिविएंस की थ्योरी भी किसने दी थी? हमारे रॉबर्ट कुमार मर्टन ने, आर के मर्टन ने दी थी। रॉबर्ट कुमार इसलिए बोल रहा हूँ मैं ताकि आपको नाम याद हो जाए। आर के मर्टन बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, बार बार इनको हम देखेंगे, बार बार इनको पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी डोमिनेट, अ कास्ट शुड बी प्रीडोमिनेंट प्रीपोंडरेट ओवर द अदर कास्ट, यानी कि कास्ट को अगर किसी को डोमिनेंट होना है तो उसे न्यूमेरिकली भी डोमिनेंट होना पड़ेगा, पॉलिटिकली भी डोमिनेंट होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी उसको वो होना पड़ेगा, डोमिनेंट होना पड़ेगा। तो उसका ऑप्शन है ABC, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ABC, ठीक है। MN श्रीनिवास ने दिया था ये कॉन्सेप्ट हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट रिवर्स टू जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट है हमारा? फेमिनिटी है, फेमिनिटी है, मैस्कुलिनिटी है, और क्या क्या है? फेमिनिटी, मैस्कुलिनिटी और मैचिज्मो भी होगा शायद, हाँ मैचिज्मो भी है। माचो वाली जो फीलिंग रहती है ना आदमी लोग की, कहते हैं ना कि ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा माचो पर्सनैलिटी का है, तो तीनों जो है हमारी जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड है। पैट्रियार्की नहीं है, पैट्रियार्की एक पर्सपेक्टिव है और पॉलीजेमी एक टाइप की मैरिज है, ठीक है। The type of random sampling also known as simple random sampling. In simple random sampling, each item has an equal chance of being selected true. It protects against bias in the selection process true. It comprises the reliability of the sample. Reliability होती भी है, नहीं भी होती है। It provides a basis on which statistical distribution theory can be applied. हो भी सकता है ना। It is another other name of purposive sampling. Purposive sampling नहीं है भैया, purposive sampling नहीं है, इसका बस ABD है ऑप्शन, यानी कि ये है, डी है, सी नहीं है। रिलायबल नहीं होगा क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा ना, कभी भी कुछ भी रैंडम वर्ड आ सकता है, तो इस पे आप रिलायबल नहीं रह सकते कि हर बार एक ही नंबर आए। और पर्पसिव वो होती है सैम्पलिंग जब आप पर्पस के साथ करते हैं, यानी कि पर्पस है आपका ऑलरेडी, उसके हिसाब से सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो वो पर्पसिव सैम्पलिंग है। यही चीज़ मैंने हिंदी में लिख दी है, हिंदी वाले देख लेना बाद में आराम से, ठीक है। टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी सोशल सॉल्व करने पड़ेंगे। द खासीज आर अ मैरिटीलिनियल ट्राइब इन इंडिया। खासी जो है मैरिटीलिनियल ट्राइब हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे, इनके जो चीज़ है ना, जो मिली हुई जुली हुई चीज़ें हैं वो हैं ABD। इनहेबिटेंट्स हैं मेघालय में पाए जाते हैं, और पॉलीजेमी को फॉलो करते हैं, पॉलीजेमी को फॉलो करते हैं ये नहीं, पॉलीजेमी को फॉलो नहीं करते, ये फॉलो करेंगे हमारे, ये हमारे फॉलो करेंगे डी को। अमंग्स द खासी द यंगेस्ट डॉटर इनहेरिट्स द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, जो यंगेस्ट डॉटर होती है ना उसको प्रॉपर्टी मिल जाती है, और जो मदर है ना, मदर का जो भाई है प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द खासी सोसाइटी। यहाँ पे क्या है, जो आपकी माँ का भाई है ना वो आपका पालन पोषण करता है, एक तरह की मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। आपके मामा आपका पालन पोषण करेंगे, पिता आपका पालन पोषण नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है ADE इसका आंसर है करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मे बी एसोसिएटेड विद मॉडर्निटी? अर्बनाइजेशन होगा, स्पेशलाइज डिवीजन ऑफ लेबर होगा, राइज ऑफ मनी इकोनॉमी होगा, डोमिनेशन ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस नहीं होगा, रिप्रेसिव लॉज भी नहीं होगा, यानी कि ABC इसका करेक्ट आंसर है। ABC जहां भी मिले आंख बंद करके लगा देना। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज विच कॉज influence and affect outcomes. Dependent variables are stand between the independent and intervening variables. इसका क्या करेक्ट है? ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉज प्रीज्यूम्ड इन्फ्लुएंस, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। द इंटरवीनिंग वेरिएबल इज द वन that stands between the independent and dependent variable mediating the relationship. 78 दो स्टेटमेंट है, एक अदर्शन है, एक रीजन है। A control variable can play an active in quantitative studies. Control variable are important for the researcher because they potentially influence the dependent variable. इसका आंसर रहेगा हमारा both are true and R is the correct explanation of A. यानी कि control variables are extraneous factors that kept constant by researchers in quantitative research as they do not distort or confound the relationship between the independent and dependent variables. Since control variables can potentially influence the dependent variable holding the constant achieve active and necessary for valid statistical outcomes. नियंत्रण चर कंट्रोल वेरिएबल वे बाहरी कारक हैं जिन्हें मात्रात्मक शोध में शोधकर्ताओं द्वारा स्थिर रखा जाता है ताकि वे स्वतंत्र और आश्रित चारों के बीच के संबंध के विकृत ना करें, चूंकि नियंत्रण पर संभावित रूप से आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए वैध सांख्यिकी परिणामों के लिए उन्हें स्थिर रखना सक्रिय और आवश्यक है। कंट्रोल वेरिएबल हेल्ड कांस्टेंट टू आइसोलेट द ट्रू इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हल्के फुल्के क्वेश्चन है, जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना इसमें क्या बोलते हैं,
रिसर्च से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, सारे के सारे सरफेस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मुश्किल से इक्का दुक्का या 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसमें थिंकर पूछ लेता है हमारे रिसर्च के में अंदर, ठीक है। अगला भी वही है असर्शन रीजन का, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल टू बी अटेन्ड इन सोशल रिसर्च, नहीं, और सोशोलॉजिकल जजमेंट आर सब्जेक्टिव बीइंग कलर्ड बाय एक्टर्स ओन एक्सपीरियंस, यानी कि बोथ आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बारे में कौन बात करता है, इसके बारे में हमारे हाँ वेबर बोलते हैं, वैल्यू रेलेवेंस बोलते हैं ना, कि हमें वैल्यू रेलिवेंट होकर के स्टडी करनी पड़ेगी सोसाइटी की, वैल्यू फ्री होकर के नहीं, अपनी वैल्यू लगा करके, ठीक है। अपनी ऑब्जेक्टिविटी को लगाना है और सब्जेक्टिव को भी, सब्जेक्टिव होके भी हमें स्टडी करनी है, क्योंकि हर इंसान सब्जेक्टिव होता है, तो उसको उसके नज़रिए से ही हमें स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे कि वो असल में क्या है। वेबर इंट्रोड्यूस वैल्यू न्यूट्रलिटी टू मिनिमाइज रिसर्चर्स सब्जेक्टिविटी, ठीक है। द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन डिड नॉट रिजल्ट द विदरिंग अवे ऑफ कास्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इन द विदरिंग अवे ऑफ कास्ट इन proliferation of caste association is a proof of the continued significance of caste in modern India। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा हमारा बोथ एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बाद में इसको जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जो हमारी बुक लिखी थी, किसने लिखी थी, योगेंद्र सिंह ने, इसके बारे में पढ़ लेना आराम से, ठीक है। एक और हमारा दर्शन रीजन है, कास्ट इज अ क्लोज ग्रुप, ट्रू है। कास्ट सिस्टम इज इन इंडिया इज बेस्ड ऑन एंडोगेमी, एंडोगेमी भी होती है भैया हमारे यहाँ पे, है ना। बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंडोगेमी का मतलब बाहर शादी नहीं कर सकते, अपने कास्ट में ही शादी कर सकते हैं। 70 करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑफ द ऑप्शन वुड बी, अब इसमें भैया हमें लगाना है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी आप अपने हिसाब से लगा लेना, है ना। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया 1952 में सबसे पहले, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आई 1953 में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट आया 1956 में, बलवंत राय मेहता आई 1957 में, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1992 में, ठीक है, समझ गए। करेक्ट सीक्वेंस लगाना भैया कि किस किस तरीके से मार्क्स ने क्या बताया था, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे हम। उन्होंने बताया सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म आएगा, फिर एंशिएंट सोसाइटी आएगी, फिर फ्यूडलिज्म आएगा, देन कैपिटलिज्म आएगा, देन सोशलिज्म आएगा, इस तरीके से उन्होंने बताया था, ठीक है। क्या है ऑप्शन, वही है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट सोसाइटी, स्लेवरी वाली, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म यानी कि कम्युनिज्म, नया वाला साम्यवाद, समाजवाद। करेक्ट सीक्वेंस इन इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि जब हम चीज़ों को इंक्लूड कर करके जब हम स्टडी करते हैं, तब क्या क्या आता है हमारा, एनालाइजिंग डेटा टू फॉर्म थीम्स ऑफ कैटेगरीज, लुकिंग फॉर ब्रॉड पैटर्न्स। इसको जल्दी से यार उसी में आंसर में ही देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को पूछेंगे, फील्ड नोट्स बनाएंगे, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे डेटा को, फिर एनालाइज करेंगे डेटा को थीम्स में, कैटेगरीज में, फिर पैटर्न को देखेंगे, ब्रॉड जनरेशन बनाएंगे, फिर हम जनरलाइजेशन बनाएंगे, थ्योरी बनाएंगे, अपनी लिटरेचर ऑफ रिव्यू को बनाएंगे, ठीक है। यही है, देखो इंडक्टिव को समझ लो बॉटम अप, ऑब्जर्वेशन, डेटा, पैटर्न, थ्योरी। डिडक्टिव में टॉप डाउन, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से हमको डिडक्ट कर करके नीचे नीचे लेकर के आनी है सारी चीजें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन क्रोनोलॉजिकल इन टर्म्स ऑफ लोकेशन इन वेरियस 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स में ये चीज़ें किस किस तरीके से हुई थी, ये चीज़ हम देख लेते हैं। काफ़ी इसका मतलब 2022 का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा टफ आया था, काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चंस पूछा है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सिर्फ कहाँ पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो तैयारी को काफ़ी अच्छे टाइट तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम का 2022 का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ है, दिख रहा है। क्रोनोलॉजी लॉन्च ऑन डेवलपमेंट पॉलिसीज इन 5 ईयर प्लान्स, हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब हुआ था, 56-61 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन 3rd एनुअल प्लान में आया था 1966-69 में। 20 पॉइंट प्रोग्राम कब आया था, 5th FYP पे 1975 में। सर्व शिक्षा अभियान आया था 9th FYP 2011 पे। मनरेगा आया था 10th FYP पे, यानी कि इनेक्टेड 2005 एंड 2006। ये चीज़ मैं लेकर के आऊँगा, क्योंकि दिख रहा है कि किस तरीके का डीप लेवल का पेपर आया था 2022 का, तो हो सकता है 2027 में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले। क्योंकि ये जो चीज़ हम पढ़ते हैं ना, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ में हम कहाँ पढ़ते हैं, जब हम यूपीएससी का पेपर 1 की तैयारी करते हैं ना, जीएस की प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो ये चीज़ आती है। या हम जो है यूपी पीसीएस का या किसी भी स्टेट पीसीएस लेवल का जब हम एग्जाम करते हैं ना, तो उसमें ये 5 ईयर प्लान है ना, FYP, ये अभी तक कब से आना बंद हो गया था, ये 2016 से आना बंद हो गया था। 2016 के बाद से इसको FYP को रिप्लेस कर दिया था हमारे नीति आयोग ने। तो आज की डेट में सिर्फ नीति आयोग चल रहा है, नीति आयोग से पहले था FYP 2016 तक चला था, है ना। तो ये उस लेवल के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही कम बच्चों के सही हुए होंगे। खैर, ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा जीएस का भी पार्ट है, इसमें दे दिया है सोशियोलॉजी में, क्योंकि सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए पूछ भी रहा है।
हु इज द ऑथर ऑफ कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी? कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, भैया पॉलिटिकल इकोनॉमी की कौन क्रिटिक करेगा? कार्ल मार्क्स से अच्छा कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कार्ल मार्क्स ये इसके आंसर है। और इन द फॉलोइंग बुक्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, है ना, किसके बारे में है? ये है हमारे, अरे यार, इमाल दरखाम, डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे पहले बुक ही इनकी आ गई थी, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि ए से जो भी ऑप्शन शुरू हो रहा है वो, बी से जो भी ऑप्शन सही हो रहा है वो सही है हमारा। अब देख लेते हैं कैसे कैसे है। डिवीजन ऑफ लेबर 1983 में, फिर रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में, सुसाइड 1897 में, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन कब आया था? 1903 में, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ आया था 1912 में। इस तरीके से क्रोनोलॉजी कैसे बनानी है आपको? निमोनिक के थ्रू बनानी है ना। एक और अजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अमेरिकन सोसाइटी इज एन एग्जांपल ऑफ अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी। सही बात है, अमेरिकन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन क्लास डिफरेंशिएशन रेदर देन ऑन कास्ट। बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, क्वेश्चन है द इमुलेशन ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ द ट्वाइस बोर्न कास्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ देयर राइट्स, बिलीव्स, ideas and values with the objective of moving up in the social hierarchy is referred to as Sanskritization. Sanskritization, ओह सॉरी, ब्राह्मणाइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन बोलते हैं शायद इसको, ब्राह्मणाइजेशन है ना। अच्छा, संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन में क्या होता है? जब कोई लोअर कास्ट का ग्रुप किसी अपर कास्ट के ग्रुप को उसको मिमिक करने लग जाता है, उसकी चीज़ों को, उसके ट्रेडिशंस को फॉलो करने लग जाता है, और फिर वो सोचता है कि वो भी अपर कास्ट का बनने वाला है, या उसी की तरह अपने, जैसे क्या होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपर कास्ट को देख करके ना मीट खाना छोड़ देते हैं। तो जो वो वहाँ जहाँ पे उन्होंने मीट खाना छोड़ दिया ना, वहीं पर उन्होंने संस्कृताइजेशन वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो थ्योरी है ना, इसको प्रैक्टिस कर लिया। किसने दिया था संस्कृताइजेशन? ये दिया था हमारे एम.एन. श्रीनिवास ने। हमारा वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हमारे एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। डोमिनेंट कास्ट का भी कॉन्सेप्ट जो है हमारे एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। ठीक है, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ दिया था? जब इन्होंने कूर्ग्स में जाकर के वो स्टडी करी थी। कौन सी बुक थी इनकी? कौन सी बुक थी? हाँ, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। यहाँ पे जब इन्होंने स्टडी करी थी, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। 99, द प्रोसेस बाय विच वी लर्न टू बिकम मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बाय इंटरनलाइजिंग नॉर्म्स। अरे यार, सोशलाइजेशन, ऊपर से पढ़ के आंसर आ जाना चाहिए ऐसे तो। ठीक है, एक और असर्शन रीजन, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी लाइज एट द इंटरफेस ऑफ सोशियोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद सोशल कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन बिटवीन सोसाइटी। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी वाले स्टूडेंट्स बाद में आराम से इसको देख करके आराम से समझ लेना, क्योंकि काफ़ी बड़ी है, पूरे पता है 150 पेजेस की पीडीएफ में आपके लिए लेकर के आया हूँ। पूरे 150 पेजेस हैं इसमें। पहले में क्वेश्चन है, दूसरे में आंसर है, और आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो उसको आराम से चिल होकर के फ्री टाइम में आराम से इसको एनालिसिस कीजिएगा। एक बार में पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन को एनालाइज मत कीजिए। पहले 10 क्वेश्चन कीजिए, फिर 10 करिए, उनका एनालिसिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर बाद में 10 कीजिए, फिर बाद में 10 कीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके जब आप स्टडी करेंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, है ना। तो बस यही था मेरा आज का सेशन हमारा। होपफुली आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और मैं बता दूं, अगर आपको CUET PG 2027 की तैयारी करनी है, ये वाला एग्जाम निकालना है, जिस लेवल का पेपर आया है इसी लेवल की मैं तैयारी कराता हूँ। कहाँ पे? अल्टीमेट 2.0 बैच में। कोड आप मेरा यूज़ कर सकते हैं DIV07, और साथ में अगर आपको एडवांस लेवल की तैयारी करनी है तो आप मेरा महापैक ले सकते हैं। महापैक की वे कोड जो है वो है मेरा DIV07। ये कोड लेंगे ना तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 50% अभी करंटली सेल चल रही है, और उस सेल पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका फ़ायदा आप अभी उठा सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। और मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करी है, ताकि सब बच्चों को अच्छे से समझ में आए। स्टार्टिंग के क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा धीरे धीरे हम लेकर के चले थे, लेकिन क्योंकि टाइम ज़्यादा जल्दी जा रहा था, तो इसलिए हमें क्वेश्चन थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ी और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। खैर, आप ऐसा मत कीजिएगा, आप अच्छे से टाइम लेकर के इसको सॉल्व कीजिए, और मैंने अच्छे से ना इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब दे दिया है ना। तो इसको अच्छे से समझिए और इसके थ्रू अपनी तैयारी को आगे कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।